तुझ बिन उदास उदास रहता हूँ, तन्हाइयों में अक्सर ये सोचता हूँ, न जाने तुम किस हाल में होगी, परेशानियों का मुजस्समा बनी हो। हाय ये चांदनी रात और कैद तन्हाई, ऐसे में जालिम तू बहुत याद आई। मैंने जब भी चांद को देखा, मुझे उसमें तेरा ही अक्स नजर आया। कितने ही चौदहवीं के चांद उमरे, मेरे अरमानों के साथ डूबे। कब ये जुल्मतों के अंधेरे छटेंगे और दो प्यार भरे दिन आएंगे। ये बताएं, सेट पर ज्यादा ड्रामा होता है या ड्रामे के बाहर? ड्रामे के बाहर ड्रामा बहुत होता है। एक डायरेक्टर के पास सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस कौन सा होता है? वंस मोर या अल्लाह रहम फरमाए? वंस मोर का ज्यादा होता है कुछ डायरेक्टर। क्यूपिड ने आप पे और भाभी पे वार कब किया? ये हुआ 1976। You are blessed with amazing family and kids. Adnan Siddiqui is an integral part of your family. Mariam, your first granddaughter has graduated. Yes. Congratulations. हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक। पता है मैं आपकी बहुत लाडली हैं, अदनान बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत। 68, 69, then you are posted to East Pakistan. Yes, I was posted East Pakistan। तो मुझे अरेस्ट की कहानी तो सुनाएं। सुबह अटैक हुआ ना हम पर, उन्होंने मुझे बहुत, सबको बहुत गालियाँ वालियाँ दी। इधर यू गो टू जेल और गो टू ढाका। हम आते हैं, एक ड्रामा था, उसमें 3 आपके एक्टर्स मफरूर हो गए। शफी मोहम्मद, बहरोज, जावेद शेख साहब। जावेद शेख। हीरो को छोड़ के हाँ। खुद दुबई पहुंच गए। तो हुआ क्या, यहाँ पर लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा उसका किया ओह वाह। कि उसको डरा दिया। शफी को उस जमाने में जनरल मुजीबुर रहमान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, उसने कहा कि उनको जेल कर दूंगा मैं। Assalamu alaikum and welcome to Power Table, where you come across people who have journeys motivating people like us. आजकल की जनरेशन को पता नहीं कौन मोटिवेट करता है। ये नजर आता है कि हर इंसान के आगे एक मोटिवेट कर रही होती है। मोटिवेशन का नहीं पता चलता। द लेजेंड, इंस्पिरेशन, आवर हीरो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, ज़हीर खान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हीर भाई, कहाँ से शुरू करें? एज दे से इन द आर्मी, when you were in uniform, we were in liquid form. So do we start from 1967 या पहले उससे भी पीछे जाएं, तालीम वगैरह? और नहीं, वो बिल्कुल से 67 से तो मैं प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। लेकिन बिफोर दैट हर आदमी का अपना एक एम। माइग्रेशन थी? माइग्रेशन इंडिया से मैं आई वाज born in Amroha 1946। वाह। ठीक है ना। देन वी वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान। ओके। पूरी फैमिली वी आर लिविंग इन राजशाही एंड आई स्टडीड ओवर देयर इन बंगाली। बंगाली में मैं पढ़ता था। बालू भाषा वो हाँ, क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बंगाली आती थी। ओके। उसकी इसी बंगाली की आगे की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। सुनेंगे। वो लिंक है वो। ओके। जो है ना, तो इसी की मेरी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें आई। माशाल्लाह। तो वहाँ पर तालीम हासिल की। उसके बाद 1952 में हम लोग जो है ना वेस्ट पाकिस्तान आए। क्योंकि हमारी सारी फैमिलीज जो दूसरी थी वो यहाँ रहती थी। हम अकेले वहाँ पर, मैं, मेरे वालिद और हम 4 भाई और 2 बहनें, हम लोग रहते थे वहाँ पर। तो हमारा वहाँ पर घर था सिरोलपाड़ा में और राजशाही के अंदर। इट वाज अ फार्म हाउस टाइप ऑफ अ हाउस जिसके अंदर हर चीज़ थी। तो क्यों आए? वो हम यूँ आए कि हमारे घर वाले जो थे ना यहाँ पर, वो कहते थे, मेरी फूफी जो थी ना मेरे वालिद के साथ, जो मेरी छोटी बहन थी, उनसे बहुत वो थी। मेरे फूफा का इंतकाल हो गया। तो शी वांटेड कि जी मेरा भाई जो है ना यहाँ आ जाए, फैमिली यहाँ। तो हम वापस आ गए 52 में। तो वहाँ बंगाली में पढ़ता रहा। और उसके बाद जब यहाँ आया 1952 में, तो मेरी एजुकेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कौन से स्कूल गए आप? मैं फिर प्राइमरी स्कूल एक था उसमें गया, ये पुलिस लाइन के अंदर। वहाँ पर वहाँ मैंने पढ़ा। फिर जेकब लाइन हाई स्कूल के अंदर से मैंने मैट्रिक किया। फिर उसके बाद इस्लामिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन करने से पहले मैं टेलीविज़न के अंदर आ गया था। कैसे? अब बताता हूँ, ये बड़ी अजीब व गरीब कहानी है। इस फील्ड में आने का जो सेरा है ना, वो मेरे एक थे रशीद खान, वो बनाते थे सिनेमा की फिल्में। तो मेरे घर वाले जो थे ना, मेरे वालिद, हमारे यहाँ पहले एक्चुअली मैं मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई रईस नहीं था ख़ानदान, रॉकर पेशा हम लोग थे। ईस्ट में आप रहते थे? फार्म हाउस में? हाँ, नहीं, वो किराए का घर था। 17 रुपये किराया था। ओके। कैन यू इमेजिन? उसके अंदर फल फ्रूट हर तरह की चीज़ें मौजूद थी।
बकरी हमारी, गाय हमारी, और क्या कहते हैं सब्जी हम उगाते थे, ये सब कुछ करते थे। वाह वाह। तो जब मैंने ये देखा ना लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी, इट वाज दैट माय हाउस वाज लाइक ए लिटिल हाउस प्रेरी Right. इन ईस्ट पाकिस्तान। आई मिस्ड सो मच Of अबाउट course. दैट। तो यह हुआ कि फिर जब यहाँ आ गए तो मेरे अब्बा कहते थे कि जब मैंने इंटर कर लिया ना तो उन्होंने कहा नौकरी करें कोई। उस ज़माने में बैंक की नौकरी जो थी ना बड़ी वो हाइटल बहुत अच्छी बैंक में नौकरी होती थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं। अच्छा, मेरे कीड़ा था कि मैं यही काम करूं, एक्टिंग वगैरह। रेडियो का शौक़ था, रेडियो जाता था, थिएटर करता था। अच्छा, छुप छुप के करता था। लेकिन मेरे वालिद को मालूम हो गया तो बड़े नाराज़ हुए मेरे ऊपर। मैंने कहा नहीं, मुझसे कहने का नहीं, मैंने बात की है बैंक में, तुम जा कर के बात करो, फलां साहब मिल लो। मैं गया, मैंने कहा नहीं कि तो मुझे मिले ही नहीं वहाँ पर। आज मैंने जॉब ही नहीं की। फिर नाराज़ बिल्कुल। तो मुझसे कहने क्या, मैं अपनी वालदा से कहता था जो मैं करना चाह रहा हूँ इनको वो करने दें। वाह वाह। वालदा कहती थी भाई तुम खुद बात करो। फिर मैं कहता था बाबू, कहते थे हम, मैं कहता था बाबू देखिए मैं जो चाह रहा हूँ आप मुझे वो करने दें वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो वाह जाएगी। वाह। तो कहते थे कि नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया। तो उन्होंने फिर रशीद खान जो थे, जो फिल्में बनाते थे ना, उनसे हमारा ख़ानदानी ताल्लुक़ था, उस फैमिली से। बहुत बड़ी फैमिली थी वहाँ की, अपना कोटवारे के थे वो। ओके। बहुत हैंडसम आदमी। वो बनाते थे फिल्में, सिनेमा में जो चलती थी ना एडवर्टाइजिंग, उनके साथ में लग गया। मैं पढ़ता था इस्लामिया कॉलेज में, कॉलेज से फारिग होकर उनके पास जाता था और जाकर के मैं सीखता था। तो ही सेड टू मी कि तुम एडिटिंग सीख लो। ओके। मैंने कहा नहीं, मैं एडिटिंग नहीं, मैं डायरेक्टर बनूंगा। देन ही सेड कि नहीं, एडिटिंग सीख लो, एडिटर की बहुत वैल्यू है। मैंने कहा अच्छा। मैं गया ईस्टर्न स्टूडियो, देखा तो एडिटर और पान वान के। मैंने कहा नहीं, मैं एडिटर तो नहीं बन सकता। वो तो बड़े अजीब अजीब से पान खा के, हुलिया उनका बड़ा अजीब। कह नहीं। फिर उन्होंने मुझे किताब दी, उन्होंने फिर मुझे अपने साथ लगा लिया। फिर मैं उनके साथ ये करता रहा, कोई 1 साल 2 साल मैंने उनके साथ यही काम किया। कैमरे के सामने नहीं आया अभी तक नहीं, आप? कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आया। Okay. थिएटर में मैं काम करता था। ओके। ये ज़रूर मैंने किया। एक्टिंग की थिएटर? हाँ, एक्टिंग की Okay. थिएटर में मैंने 3-4 थिएटर किए, बड़े बड़े थिएटर किए। और उसके बाद मैंने वो किया, क्या कहते हैं, रेडियो के ऊपर मुझे पैसे मिलते थे, 15 रुपये 10 रुपये का चेक। रेडियो पे आप क्या करते थे? रेडियो में आवाज़ और कुछ नहीं। वाह। हाँ, ड्रामों वगैरह में, बड़े स्कूल ब्रॉडकास्ट वगैरह इस तरह का। फिर मेन ड्रामों में भी काम किया, अनाउंसमेंट भी की। तो इस तरीके से ये करता रहा। होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि ये आया, क्या कहते हैं, स्टार की टीवी का। तो इन्होंने मुझसे कहा, रशीद खान ने, तुम टीवी ज्वाइन करो, तुम अप्लाई करो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि टीवी कभी देखा ही नहीं था, ज़िंदगी में नहीं देखा था। लेकिन ये मैं काम करता था कि इसके अंदर मुझे समझ आ गया था कि फ्रेम क्या होता है, फलाना, ये सारी चीज़ें, शूटिंग, डेवलपिंग। लेकिन आपके घर पे डब्बा होता था ना तब? हाँ, डब्बा होता था। सारे काम मैं करता रहा, स्टूडियो जाना, स्टूडियो से आना। लेकिन मेरे लिए था, खबरदार जो स्टूडियो में अगर इधर उधर हुआ है तो मैं तुमको बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। रशीद खान मुझसे ही कहते थे। उन्होंने मेरी समझ लें कि ही वॉज माई मेंटोर, ही वॉज माई, आफ्टर माई फादर, आफ्टर माई गॉड, ही इज़ माई गॉड फादर। गॉड ब्लेस। तो मेरे इस तरह के उनके साथ रिलेशन थे, उन्होंने किया। अच्छा, मैं एक फिल्म कर रहा था तो मैं गया उनके कमरे में, इन्हीं की शूट कर रहा था, ये पूछने के लिए गया कि आप बताइए कितने फ्रेम मैं लूँ इसके अंदर। वो अंदर मीटिंग कर रहे थे किसी हिसाब से, मुझे नहीं पता कौन थे, हाँ, स्टूडियो में। तो मैं गया था तो उन्होंने मुझे बता दिया। जब वो वापस आया तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम टीवी ज्वाइन करो। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा ये एमडी था पीटीवी का। वाओ। अच्छा, वो मूसा अहमद, ही वॉज द फर्स्ट एमडी ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न। पहले वो वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़ के साथ ये फिल्म टीवी चलता था अपना, और मुख्तलिफ लोग थे, कयूम साहब, ये लोग चला रहे थे। रेडियो के लोग, कोई ट्रेंड लोग नहीं थे, ऐसे था टीवी। मैंने कहा अच्छा, मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया मैंने तो मुझे आ गया कि जी इंटरव्यू के लिए आ जाए। अप्लाइड फॉर व्हाट? फॉर द प्रोड्यूसर। ओके। जॉब भी उसके अंदर आई थी स्पेसिफाइड प्रोड्यूसर के लिए। तो वो आई तो नहीं, मैंने किया। तो इंटरव्यू के लिए मैं गया और इतना रश लगा हुआ यार सलमान, बाहर से जो कोई फिल्म रिलीज़ हुई है, इतने लोग थे इंटरव्यू में। तो वो इंटरव्यू के लिए मैं गया। अब जैसे ये तुम्हारा कमरा है ना, वो एक छोटा सा कमरा था, उसमें बैठा था। जब मेरी बारी आई ना, इट वॉज ए बिग हॉल, उसके अंदर इतना फासला था। तो मैं, अच्छा मैं एक बताऊँ, मैं एक्टर तो था, थिएटर करता था, कपड़े मैं हमेशा अच्छे पहनता था। ये मैं ज़रूर ख्याल करता था मुझे मोज़ा कौन सा पहनना है, पैंट कौन सी पहननी है। तो वो व्हाट आई डिड, दरवाज़ा खोला और मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ और कैट वॉक की मैंने। मैं चल के गया ऐसे। तो उन्होंने बड़ा इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा सिट डाउन। एक कुर्सी पड़ी हुई थी,
बैठते ही उन्होंने मुझसे कहा व्हाट डू यू नो अबाउट टेलीविजन। मैंने कहा आई नो नथिंग। वाओ। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे तो मैं समझूंगा टेलीविजन होता क्या है। मैंने कहा और कोई बात करें आप। फिर कहने लगे व्हाट डू यू नो अबाउट ड्रामा। मैंने कहा थिएटर के बारे में बात करें, मैं थिएटर करता हूँ, एक्टर हूँ मैं। रेडियो करता हूँ, रेडियो के बारे में बात करें, आवाज़ वगैरह। मैंने कहा मैं म्यूज़िक के शोज़ वगैरह होते हैं उसके अंदर मैं कॉम्पेयरिंग वगैरह करता हूँ। ऐसी स्टेज होते थे ना, ये नदीम जो फिल्म स्टार है ना, इसके शोज़ में मैं अक्सर जा कर के अनाउंसमेंट किया करता था। नाइस। ये इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था हमारे साथ। ओके। हम साथ ही पढ़ते थे। बेग साहब वाज योर सेशन फेलो, जूनियर, सीनियर? यस, बेग साहब वाज सीनियर थे। ओके। लेकिन बेग साहब को क्रिकेट का शौक था और बेग साहब को गाने का शौक था। मगर बेग साहब उस वक्त नदीम बन चुके हुए थे? नहीं, नज़ीर बेग थे। अच्छा, ओके। नज़ीर बेग थे इस्लामिया कॉलेज में, यानी खूबसूरत आदमी था, वेल ड्रेस अपने इस तरीके से, वो भी था ऐसे। तो वो अपने खैर कम तो आप भी नहीं थे, लेकिन हम उस पे आते हैं अभी। हाँ नहीं, वो देखिए ये हमें तो, काजिम पाशा साहब ने जो अपने इंटरव्यू में बातें बताई, पिक्चर अभी बाकी है साहब। हाँ, तो बड़ा मज़ा आता था। तो नज़ीर बेग के साथ मेरी बड़ी अच्छी। तो उसके बाद वो हुआ क्या, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गई। अभी जॉब वगैरह कोई नहीं है, हो गई तो देखा मालूम है वो आता है ख़त रात को। उस ज़माने में टेलीग्राम होते थे, तो टेलीग्राम आया तो मैं डर गया। मैंने कहा टेलीग्राम तो बुरी खबर होती हाँ, थी। ये वाकई मैं डर गया। एब्सोल्युटली। आई थॉट कि रिजेक्ट कर दिया होगा। खैर मैंने खोला उसको, तो उन्होंने कहा नहीं आप लोग पिंडी चकलाला में जाएं, आप जाएं इस लाहौर में जो डब्बे में टीवी था ना, वहाँ जाएं। तो वो वजह क्या थी मुझे नहीं पता था क्या होता। मैंने कहा चलो यार कुछ तो है। तो हम लोग वहाँ चले गए। तो 1 महीना हम लोगों को उन्होंने ऑन जॉब रखा। वाओ। अच्छा हाँ, वी वर द फर्स्ट बैच और पाकिस्तान टेलीविजन पाकिस्तान एम्प्लॉय नहीं, प्रोड्यूसर्स। हाँ प्रोड्यूसर। ओके। अभी एम्प्लॉय नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी हमें पता ही नहीं था तरीका क्या है। चले गए तो वहाँ पर 1 महीना गुजारा सलमान। उसके बाद वहाँ पर आगा नासिर और ये क्या कहते हैं मुस्लिउद्दीन और असलम अजहर, ही वाज अ प्रोग्राम डायरेक्टर। ये वो लोग थे जो पहले ट्रेंड होकर के आ गए थे और इन लोगों ने फिर हमें ट्रेंड करना था। तो ये इस तरीके से कहानी हुई। तो जब हम गए तो हमें उन्होंने कहा कि हमारा जो पहला बैच है वो ओवरलोडेड हो गया, हॉस्टल में जगह नहीं है, तो इसलिए आपको हमने लाहौर में रोका है ताकि आप जॉब रहें। तो जब वो ख़त्म होगा तो हम आपको इन करेंगे। तो ओवरलैपिंग करके हमको ट्रेनिंग के अंदर एंटर कर दिया। वेरी गुड। तो वी आर द फर्स्ट लेट बैच। तो यू वर बेसिकली फर्स्ट लेट बैच हु स्टार्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। अब आए ट्रेनिंग पे। ओके। अब ट्रेनिंग होती रही, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई 4.5 महीने के बाद। वहाँ पर हमें पढ़ाने वालों में एक डॉक्टर शेफर थे जर्मनी के, एक हायर था ये भी जर्मनी से था, एक पीटर ऑफ था, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, अब बाकी हमारे पाकिस्तानी थे। तो वो होता क्या था, कंबाइंड लेक्चर होते थे जिसमें कैमरामैन, इंजीनियर, डिज़ाइनर एंड प्रोड्यूसर लेक्चर में सारे कंबाइंड। उसके बाद क्या करते थे वो कि प्रोड्यूसर को एक तरफ करते थे और डिज़ाइनर को एक तरफ करते थे, अपने अपने सेक्शन में उनको भेज देते थे। अब हमारी ट्रेनिंग जो थी ना वो होती रही। पहले हमारे लेक्चर्स होते रहे, फिर हमसे पूछते रहे, सवाल जवाब होते रहे, ये सब कुछ होता रहा 4 महीने। फिर आखिरी जो हमारा महीना था उसके अंदर हमारी टेस्ट प्रोडक्शन थी। उसमें क्या सीखा? हाँ, क्या आप प्रोडक्शन करें। तो प्रोडक्शन जो हमारी ऑनर जाती थी उसके नीचे लिखा हुआ था प्रोड्यूस्ड बाय M ज़हीर खान अंडर ट्रेनिंग। वाओ। अंडर ट्रेनिंग ज़रूर। आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था? पहला प्रोजेक्ट मेरा म्यूज़िक का प्रोग्राम था। क्या किया था? और उसके अंदर मैंने वो पुरानी सिंगर होती थी, मैं नाम उनका भूल गया, वो उन्होंने उसमें मेरे ऐड में भी काम किया था। पहला प्रोजेक्ट पहली मोहब्बत की तरह होता, भूलता नहीं है। नहीं, उसका नाम भूल गया मैं। कोई बात नहीं। तुम, लेकिन म्यूज़िक का प्रोग्राम था। अच्छा, पहले प्रोग्राम में फोबा किया ना मैंने। क्या किया? हुआ ये कि हम बैठे तो पीछे जो हमारा सीनियर प्रोड्यूसर था ना वो मेरा इंचार्ज था। तो बैठा, टैलेप लिया ना, टैलेप लेके डिज़ोल्व करना था कि डिज़ोल्व करके कैमरे पे मुझे आपका आना है। तो मैंने क्या किया, उसको कट किया तो जैसे हवा में नहीं उड़ जाता, वो टैलेप ऐसे हो गया, वो सामने आ पा। उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ही सेड टू मी, वो जो पीछे खड़ा था ना, कहले ये क्या किया। तो मैंने, आई वॉज वेरी बोल्ड, कराची का था, मैंने कहा जी मैं प्रोडक्शन को डोंट डिस्टर्ब। अच्छा दोस्त ने सुना, बड़ा बुरा भी माना होगा, गफरान इम्तियाजी था वो। ही वॉज वेरी अजीब गरीब आदमी थे। खैर वो ख़त्म हो गया। उसके बाद टेस्ट प्रोडक्शन होती रही, नीचे ये लिखा हुआ था रहा
उसके बाद फिर दोबारा इंटरव्यू। 12 लोग थे जो कि हर आदमी एक एक सवाल करता था। वाओ। तो हमने कहा यार क्या है, अच्छा हमें मिलते थे 400 रुपये। उन्होंने कहा बात सुने, अगर आप पास होंगे तो आप प्रोड्यूसर बनेंगे, फेल होंगे तो घर जाएंगे। तो हमारे पर जो एक्सपेंडिचर हुए थे ना, वो सब ऐसे ही थे कि अगर आप नहीं इस काबिल हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। ये ट्रेनिंग का ये सारा वाह। उसके बाद जनाब फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट में हम सारे पास हो गए, माशाल्लाह। लेकिन हमसे पहले 1-2 लोग हमें पता चला वो निकाल दिए गए थे। इसलिए कि उन्होंने कहा नहीं आपने नहीं किया। अच्छा आपको ये नहीं होगा, अगर आप फेल हो गए हैं तो ये नहीं होगा कि आपको असिस्टेंट बना लें। उस पर भी यही था उस ज़माने में, घर जाओ कि जब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आप आइएगा। अच्छा, इतना सख्ती थी। उस जमाने में फॉर्म 47 नहीं था। नहीं 47 वगैरह पर्ची, देयर वाज नथिंग। इट वाज सो, कहना चाहिए ना, ऐसा लगता था कि आज दफ़े मुझे लगता था कि जैसे मैं कुछ CSS या CSP की ट्रेनिंग पे आया। And that is the reason, Zahir bhai, people with likes of Zahir Khan साहब, काजिम पाशा साहब, बख्तियार साहब, शहजाद खलील साहब, नुसरत ठाकुर साहब, you were the legends and the maestros of what you produce. अच्छा फिर चले आप सेलेक्ट हो गए, what next? हम सेलेक्ट हो गए। हाँ। सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने कहा जी आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा आप होता है ना, इसमें लिखना होता है आपकी ऑप्शन। तो आई रिटर्न, मैंने उस पर लिखा ड्रामा। उस वक्त जहीर भाई की उम्र क्या थी? उस वक्त मैं था 23 साल का। अच्छा माशाल्लाह, आतिश अभी नया जो है ना वो तकरीबन 23 साल हाँ। का, मेरा ख्याल 23 साल का था, 23-24 ऐसे ही था, यंग था बिल्कुल। तो मैंने उस पर लिखा ड्रामा। तो उन्होंने कहा यार कोई दूसरी चीज़ भी लिखो भाई, एक ड्रामा ही नहीं है सिर्फ। तो मैंने फिर म्यूज़िक लिख दिया। नाइस। तो ड्रामा और म्यूज़िक दो लैंग्वेज में। मेरा बंगाली मुझे आती थी, तो बंगाली मेरे साथ जो बंगाली प्रोड्यूसर थे उनको मैं हेल्प करता था, उनका इंटरप्रिटेशन करता था। वेरी नाइस। तो राना शेख जो है ना मेरी सीनियर थी ना, तो वो मैं उनके साथ भी अटैच हुआ। तो राना शेख ही अपने शेख साहब की बीवी जो सेक्रेटरी थे, तो ये बड़ी हमारी MD भी बन गई थी बाद में। तो वो थी, तो वो उसको समझ नहीं आती थी, तो मैं कहता था मैं हेल्प कर देता हूँ। एक सकीना चौधरी बंगाली थी, एक अतीक साहब थे वो भी बंगाली थे। उनका अंग्रेज़ी का वो बंगाली का स्क्रिप्ट जो है ना वो मैं उर्दू में करता था, मैं बताते थे। ये सारे मैंने काम किए। उसके बाद हम आ गए कराची। नाइस। पोस्टिंग 7 दिसंबर 1967 ज्वाइनिंग। वाओ। यहाँ से फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद मेरा यहाँ आकर के भी पहला प्रोग्राम जो था वो मेरा म्यूज़िक का, बंगाली लैंग्वेज का, उसका नाम था माला। माला। हाँ। उस पर आप गाने चलाया करते थे? नहीं, मैं वो प्रोड्यूस करते थे? नहीं, मतलब सिंगर जो थे उनको रिकॉर्ड करता था। वेरी गुड। तो मैं म्यूज़िक का प्रोग्राम शुरू कर दिया, अब म्यूज़िक ही करता रहा। जैसे भी ये उस जमाने में तो आपने मतलब सिर्फ आपको न्यूज़ भी करनी होगी, म्यूजिक भी करा होगा, ड्रामा भी असिस्ट किया होगा, वार्डरोब्स भी देखी होंगी। हाँ। सेट मतलब ट्रेनिंग और ग्रूमिंग होती कैसे थी? बिकॉज आई विल देन कंपेयर इट विद टुडे। अच्छा देखें ना, मैं आपको एक बताऊं कि जो आपने कहा ना ग्रूमिंग, यही तो चीज़ है ना। देखें मैंने आपसे कहा ना, हॉस्टल में जो हम रहते थे ना, हॉस्टल के अंदर आप जो है ना नाश्ते की टेबल के ऊपर धोती बांध के नहीं आ सकते थे, बनियान पहन के नहीं आ सकते थे। ये तो साड़ी आप तैयार होकर के आएंगे, बैठेंगे, तो वहाँ पर हमारे लिए मशालची, कुक वगैरह ये सारे थे, वो हमारी हेल्प के लिए बता भी देते थे कि साहब जो है ना आज कंघी भी नहीं की थी इसने। तो मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखते थे कि मोजे का रंग क्या है, nice. कपड़े कैसे पहने हुए हैं। तो मुझे लगता था कि यार मैं कोई CSP की ट्रेनिंग पे तो नहीं आया। right. लेकिन वो सारी चीज़ें थी। जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो फिर उन्होंने ये किया कि हमारे कोई 1 हफ्ते तक क्या लेक्चर थे। जैसे आप हैं ना सलमान, आप एक नामी गिरामी आदमी है, बिजनेसमैन है, तो आप हमें एक दिन हम आपके साथ गुजारते थे। नाइस। एक दिन हमने फैज साहब के साथ गुजारा, वाओ। एक दिन हमने सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के साथ गुजारा, साइंटिस्ट, द लेजेंड। इस तरीके की चीज़ें होती थी। एक पेंटर के साथ गुजारा। अच्छा एक दिन हमने एक ब्यूरोक्रेट के साथ, मसूद नबीरूर के साथ गुजारा। तो आप ज़हीर भाई आप कम्युनिकेट करते थे, ऑब्जर्व करते थे, एब्जॉर्ब करते थे, उस दिन में क्या होता था? वो हम एब्जॉर्ब ही करते थे, क्योंकि वो हमें आकर के बताते थे कि ये मुल्क जो है, ये मतलब इसमें जो लोग रहते हैं ना, कौन लोग रहते हैं, सोसाइटी जो है ना वो कैसे बिल्ड होती है। वाओ। वो जो लेक्चर होते थे ना, दिन गुजारते थे ना। अब फैज साहब शायर भी है ना, अब मतलब अदीब भी आता था, राइटर भी आता था, इस तरह की ट्रेनिंग थी। So the diversity of exposure was world class.
यही तो वजह है कि आप देखें पीटीवी के मतलब 60, 70, 80 मैं जा करके कहाँ कैसी प्रोग्रामिंग करता था ये ज़रा गौर करें। माशाल्लाह। और जब हम आए एक स्टूडियो था कराची में, उसमें सारे प्रोग्राम होते थे और लाइव होते थे। अभी हम उस पर भी आएंगे, उसकी तबाहाली का भी जिक्र करेंगे। अब जहीर खान साहब पे जो अल्लाह सुभान ताला की नेमत है, मैं काज़िम पाशा साहब से पूछ रहा था कि सबसे उस जमाने में कास्टिंग काउच होते थे, कहते मियाँ हम तो अपने अपने दरबार लगा के बैठते थे, कन्याएं तमाम एक खूबसूरत लड़का होता था उस दरबार में जाके दासियां बन के खड़ी होती थी। तो जब आपकी पहली एज सीनियर प्रोड्यूसर रिकग्निशन और एक्सेप्टेंस कैसे हुई, उसके बाद हम कन्याओं वाले सवाल पूछेंगे आपसे। मेरी रिकग्निशन तो पहला प्रोजेक्ट जो जहीर खान साहब एस्टैब्लिश हो गए एज अ ड्रामा प्रोड्यूसर, पहला जो था मेरा वो था 1973 में, मैंने जब मैं वापस आया हूँ ये। ओ वेट अभी, हाँ मैं मेजर माइलस्टोन नहीं मिस करना चाहता। सो 67, 68, 69, then you are posted to East Pakistan. Yes, I was posted East Pakistan. Because आपको जबान आती थी। Exactly. हाँ. लेकिन उससे पहले जो आपने कहा ना कैसे हुआ, हाँ, ये 70 में जो इलेक्शन हुआ था ना, राइट, दैट वाज मैराथन इलेक्शन। पाकिस्तान टेलीविजन में जो कर दिया ना 70 में, वो आज तक किसी ने उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया। कवरेज आप ईस्ट पाकिस्तान जा चुके हैं? नहीं, यहाँ तो मैं आई वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्शन। वाओ, फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। अभी उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान एक ही था। ठीक, वो एब्सोल्युटली। अब यही इसी जगह से एक होता है। हाँ, जो आपने इलेक्शन पे लिया है ना, इलेक्शन 70 तक मैंने म्यूजिक के प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें डिटेल तो उसकी बहुत है, ठीक है ना। वो मैं आपके साथ एक और भी लॉग करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, उसमें बड़े बहुत सी चीज़ें हैं। नहीं आप बता दें, अगर कोई जो 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएं, वी डोंट वांट टू मिस द जर्नी। हम ये करते थे ना, मतलब जिस साल के तौर पर हम स्पोर्ट्स भी करते थे, ठीक है ना। क्रिकेट मैच कवर कर रहे हैं, हॉकी के मैचेस मैंने कवर किए, ठीक है ना। बास्केटबॉल के मैंने कवर किए हैं, तब हमारी बास्केटबॉल हुआ करती थी। टेनिस मैंने किया है। अच्छा, बच्चों के प्रोग्राम में मैंने आओ खेले के नाम से मैं करता था, जिसमें मैंने हर स्पोर्ट्स के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम एक हफ्ते किया है। माशाल्लाह। जैसे क्रिकेट पे किया, हॉकी पे किया, टेनिस पे किया, स्क्वॉश पे किया, मतलब जो खेल होते थे जो बच्चों का इंटरेस्ट हो, ये किया। उसके अलावा मैं पहला आदमी था ओबी को करने वाला, जो लेकर के मैं ओबी पर काम किया करता था, वो आउटडोर ब्रॉडकास्ट। वो हमारी पहली ओबी आई थी जाबाद से बन के। तो मैं कहता था, मैं जू लेके जाता था, जू में तमाम जानवर जो है ना वो मैंने बच्चों को दिखाए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्री करता था उसके ऊपर। तो मतलब डॉक्यूमेंट्री, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। फिर स्पेशलाइज में हम आ गए ना, शोज़ एंड ड्रामा। इस तरीके से हुआ। तो जब ये शो हो रहा था हमारा, इलेक्शन आ रहे थे तो ये कहा गया, असलम अजहर जनरल मैनेजर थे, कहा गया कि ये बीबीसी की टीम आएगी, वो आके आपको बताएगी कि आप इलेक्शन कवरेज कैसे करें। ओके। तो असलम अजहर साहब ने कहा, असलम साहब बहुत चैलेंज लेने वाले आदमी थे ना, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा, मीटिंग बुलाई हम सबकी, कहा कि ये इस तरह की बात की है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बीबीसी की टीम के आने से पहले जिस तरह से इलेक्शन होता है, वो उस तरह का माहौल पूरा क्रिएट किया जाए टीवी पर और बाहर, वो ऐसे जैसे कि इलेक्शन हो रहा है। ये बात हुई 3 महीने पहले इलेक्शन से। हम लोगों ने क्या किया, उन्होंने किया कि टीमें बना दी, 4 प्रोड्यूसर की, 2 की। 4 घंटे के बाद सलमान होगा, सलमान के बाद ज़हीर खान होगा, ज़हीर खान के बाद आफ्ताब अजीम होगा। ये चेंज ओवर होता रहेगा। 48 आवर्स का ट्रांसमिशन था। नाइस। रन डाउन लाइव। ओबी पर उबैदुल्ला बेग वगैरह उनको भेज दिया कुरैशपुर को, इधर यह था कमिश्नर पे ऑफिस पे, वहाँ से रिजल्ट आता था। उसके बीच में प्रोग्रामिंग, बड़ी कमाल प्रोग्रामिंग हम लोगों ने, कॉमेडी, म्यूज़िक की सब बनाई थी। वो फिलर के तौर पे आती थी। फिर हमने उसके अंदर तजिया निगार बड़े रहा के रखे, बीबीसी से लोगों को बुलाया, उर्दू सर्विस से, वो सब कुछ किया हमने। पूरा माहौल एक दिन जब किया था बहुत, तो हुआ क्या, हमारा जो इंफॉर्मेशन का सेक्रेटरी था, प्रोविंशियल और फेडरल का रुदात खान, जनरल रुदात खान, हाँ जनरल रुदात खान, वो सेक्रेटरी था हमारा रुदात खान। वो आया हुआ करके कहने लगा कि वो बीबीसी की टीम को लेके आया,
हम लोग कर रहे थे ट्रांसमिशन, हम उसको दिखा रहे थे ना बीबीसी वाले को, उनका देख रही हो रहा है, वो खड़ा होकर देखता रहा कि ये क्या हो क्या रहा है भाई, रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, कोई फोफा नहीं कुछ नहीं, एकदम स्लिक एकदम। तो इलेक्शन कितने है? हाँ इलेक्शन कितने, बोर्ड बना हुआ उस पर नंबर आ रहे हैं, किसके नंबर वोट कितने आ रहे हैं, एंकर कहाँ पर खड़ी हुई है, पूरा स्टूडियो भरा हुआ है, डेस्क बनी हुई है, वो देखेगा अब उसके रिजल्ट है। तो वो देख कर बाद में उसने कुछ नहीं कहा, आया तो था, उसने कहा बोर्ड के ऊपर एक चीज़ कम है वो ठीक कर लें, बस। उसके बाद हमने किया, पूरा इलेक्शन हमने 70 का ऐसा कर दिया कि हमारे सामने रिजल्ट आ गया था ना कि मशरक़ी पाकिस्तान का शेख मुजीबुर रहमान जीत चुका है, तो उसको आपने हुकूमत ही नहीं दी। वो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 1 साल गुजर गया इलेक्शन हुए हुए, उधर कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं, आ रहा है जा रहा है। मैं उससे पहले ढाका में जा कर के स्टकअप हो गया था, एक प्रोग्राम था मेरा, हर तान है दीपक, हर तान है दीपक, याद है आपको? हाँ, मोहसिन शिराजी उसके एंकर था। वो सबसे सस्ता प्रोग्राम, सबसे महंगा प्रोग्राम, कैन यू इमेजिन, कुछ नहीं, उसमें फिल्म के स्क्रिप्ट चलाता था मैं, वाह वाह, और कुछ नहीं, जैसे आप है ना, आपको मैं स्क्रिप्ट लिखवाता था हमीद काश्मीरी से, वो लिख के देता था, वो याद कर लेना। हुआ क्या कि वो बिना कौन था सीबा गायकी, उन्होंने स्पॉन्सर किया, तो मैंने इजाज़त लेने के लिए, फरवरी का एंड था या मार्च का कोई, मार्च के महीने था गालिबन, मिड ऑफ मार्च समथिंग लाइक दैट, तो मैं ढाका गया, तो मैं मेहमान था सीबा गायकी का। मैं शाहबाग होटल में ठहरा हुआ था, मैं वहाँ पर, अब मैं यही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से इजाज़तनामा दे रहा था कि मैं आपका गाना चलाऊँगा, तो आप इजाज़त दे दें, ताकि कोई ऐसा ना हो कि रुक जाए भाई। तो वो स्ट्रिप लेने होते थे ना, लाहौर से मैं ले चुका था, वहाँ गया, मैं शाहबाग होटल में ठहरा, रात को मैं धान मंडी पे खाने पे गया। अब ये कहानी टर्न हो रही है ना कहाँ से, अब इधर से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनने जा रहा है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 70, तो मैं गया, अभी कुछ नहीं हुआ, कोई ट्रांसफ़र मेरा नहीं हुआ, मैं गया हूँ उस दौरे के ऊपर, वहाँ सब कुछ नॉर्मल है बिल्कुल। मैं धान मंडी खाना खाने के लिए गया, रात को 12-1 बज गए, मैं वहाँ से निकला, तो वो एक ग्रीन रोड है बीच में, सामने क्रॉस करें तो शाहबाग होटल आ जाता है, उसके सामने पीसी है, तो वहाँ से मैं गुजरा था, तो देखा तो इधर राइट से मशल बरदार, इतना बड़ा जुलूस के लोग, मेरी तो हवा निकल गई ना। मैंने कहा यार मैं होटल कैसे जाऊँ, वाह, मैं वहाँ स्टक हो गया, बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया ना, सुन। फिर मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है, मैं चल करके जो है ना गया, सीधा होटल में पहुँचा, जैसे गेट नज़र आया मैंने डैश किया, एकदम अंदर पहुँचा मैं, तो सामने मुझे पता है कौन सीढ़ी पे मिला, वली खान। अच्छा, ही वॉज स्टैंडिंग, मुझसे कह लेंगे साहबजादे, अभी तक मुझे याद है, कहाँ से आ रहे हैं, बच गए आप? वाह, मैंने कहा मैं तो खाने पे गया था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। कह लिया बच गए आप? तो मैं गया, अब मेरी परेशानी इतनी कि मैं क्या करूँ यार। मैंने सुबह जैसे ही हुई, मैंने कहा फ़ोन किया, मैंने टीवी, मैंने कहा भाई गाड़ी मुझे भेजें, मैं जा रहा हूँ, हाँ एयरपोर्ट जाना है। तो वो मालूम हुआ कि हमारा MD भी आया हुआ था और हमारा डायरेक्टर न्यूज़ भी आया हुआ था। तो डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा कि बात सुने, अपना सामान लेकर तैयार हैं, हम आ रहे हैं, हम आपको लेते हैं। वो लेकर के सीधे एयरपोर्ट गए। अब ये मार्च के महीने की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं मार्च में वहाँ पर 48 आवर्स में एयरपोर्ट पे पड़ा रहा, उसके बाद मुझे फ़्लाइट मिली। वो जो लाउंज था ना वो फिल्थी हो गया था, अंदर से सारा बाथरूम का पानी आया था, वो एयरफोर्स वाले हैंडल कर रहे थे, उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद मैं सुबह आया, 6 घंटे के बाद मैं कराची पहुँचा हूँ, ऊपर से मतलब इंडिया के ऊपर से तो नहीं आते थे, सिलोन की तरफ से आए, उसके बाद आया हूँ। वो मालूम है मैं आया हूँ, फिर 6 महीने के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैं कह रहा हूँ असलम साहब से, मैंने कहा अब मैं आपको तारीफ़ का जुमला सुनाऊँ। अच्छा, मैं बाद में कहने लगा, मैंने कहा 2 जुमले बड़े तारीफ़ी। मैंने कहा बात सुने असलम साहब, मैं ढाका रह के आया हूँ, आपको पता नहीं ढाका में क्या हालात है, आप मुझे ट्रांसफ़र कर रहे। कहने नहीं, यू हैव टू गो। मैंने कहा असलम साहब वहाँ प्रॉब्लम होगी, मैं आदि काम नहीं कर सकता। कहने यू हैव टू गो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा मैं छोड़ दूँगा टीवी, मतलब इतना मैं डेस्परेट हो गया था। मैंने कहा आई लीव टीवी। तो कह लें नो यू कांट लीव। मैंने कहा यार मैं किस मुसीबत फंस गया। वो कह लें कि नो, ईदर यू गो टू जेल और गो टू ढाका। आई वाज राइट। ये तो भुट्टो साहब का टाइप जुमला है, आइदर यू गो टू जेल और यू गो टू ढाका। हाँ, ये असलम साहब ने मुझे कहा ना,
मैं चुप। मैंने कहा गो टू ढाका। इट्स अ डेथ फॉर जोजो, डेथ बाय विद जोजो। अच्छा, देन यू, फिर आप ढाका गए। ढाका गया। दिस इज नाउ व्हाट, सितंबर, अक्टूबर 17, रात को 12 बजे की फ्लाइट, सुबह पहुंच गए 6 घंटे के बाद, और वहाँ पहुंच करके अगले रोज़ मैंने जाके ज्वाइनिंग दी। अब जारी बात है, मुझे बंगाली आती थी, तो बाहर के जितने मामलात थे ना वो मैं हैंडल करता था। अंदर जो भी काम होता था वो सब जना मैं। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी? मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन हर चीज़ थी। अच्छा, ओके। अब देखे ना, वहाँ लोग नहीं थे ना, डिफंक्ट हो गए थे ना, कि स्टाफ नहीं था, कम हो गए थे। वहाँ से कुछ लोगों को इन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र किया था और हमारे लोगों को उधर किया था। उसमें पकड़ा था उनको जिनको बंगाली आती थी। सो अ लॉट जो आपने उस ज़माने में देखा, जो शायद आज मुसन्निफ ने तारीख के पन्नों पे उसको उसके ऊपर सफ़ेदी रख दी है या चूना लगा दिया, व्हाट वाज योर इमीडिएट रिएक्शन बेस्ड बिफोर दैट फेमस थिंग हैपेंड? जी हाँ। हाँ, उस आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं आया तो मुझे तो लगा कि मैं एक्चुअली बंगाली हमारे साथ काम करते थे ना, हम भी बोलते थे सब कुछ। बंगाली ऐसी लैंग्वेज नहीं थी कि आप ना सीख सकें, मतलब आप अगर 2 दिन के अंदर जो है ना आप सीख सकते हैं, वो बड़ी सिंपल सी। वो डिपेंड करता है सिखाने वाली कौन है। यस, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और सीखने वाला कौन है, सीखने वाले कौन है? तो ये है। खैर मैं तो स्कूल में पढ़ा हुआ था Right. लेकिन ये है कि मुझे लगा था कि हाँ अब ये मामला, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बांग्लादेश बन जाएगा। वाओ। हुआ क्या, देखे ना, 1 महीने हम जब गए, जब पहुँचे ना, तो पहुँच करके रहे ना, तो अक्टूबर का महीना पूरा जो है ना रात भर फायरिंग होती रहती वाओ। थी। सो अक्टूबर नवंबर इतना बुरा गुजरा, कुछ हद नहीं। यही होता रहा, मतलब ठूस ठस होती रहती थी। दफ्तर जाना आना मुश्किल हो जाता था। मैं साइकिल रिक्शा में बैठ कर जाता था मैं, और कुछ नहीं। मैं रहता था अपना पीसी के बराबर में ही, हमारा सोनाली रूपाली फ्लैट थे। बट यू वर टू गुड लुकिंग फॉर बीइंग अ बंगाली, तो आप तो वैसे भी नहीं आई छुप वॉज, सकते। हाँ ठीक है, मुझे बड़ा मजा आता। मैंने वहाँ गया, जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो मैंने बंगाली में तकरीर की स्टूडियो में। Nice. सब बैठे हुए थे, तो बड़े हैरान हुए। तो मैंने उनसे मजाक भी किया, मैंने कहा "ओए, बात सुनो, इतना गोरा बंगाली खूबसूरत तुम्हारे पास है कोई?" हाँ। तो वो बड़े हंसते थे। लेकिन मेरे साथ दे वर वेरी गुड, बहुत course. मेरे प्यार करते थे। मेरे एक बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि मैं जिस स्टेशन पे भी रहा हूँ ना, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, ये सारे जो है ना जो पे, वो मेरे साथ बहुत होते थे। मैं इंटरेक्ट करते थे। इवन मार्केटिंग में मैं बहुत जाता था। तो वहाँ मैंने वो गुजारे ना दिन बहुत। दिसंबर में फिर ये जंग शुरू हो गई बाकायदा। फिर जो शुरू हुई तो फिर मैं वो न्यूज़ कवरेज भी करता था, कैमरा भी चलाता था, अनाउंसमेंट मैं करता था बैठ करके सामने कैमरा लगा करके। समझ कुरैशी मेरा इंजीनियर वो गया था। मैं अंग्रेज़ी, उर्दू, बंगाली में ये जो होता था सायरन बजता था ना, उसकी इमरजेंसी अनाउंसमेंट वगैरह वो करता था। सारे काम, ड्राइवर मैं था, स्टाफ को लेके आता था, स्टाफ को छोड़ने जाता था, ये सारे काम मैंने किए वहाँ पर। मतलब ब्लैक आउट के अंदर गाड़ी चलाता था। You were the John Rambo of पता नहीं मैं, मुझे अल्लाह ने कहाँ से इतनी ताकत दी थी। माशाल्लाह। बाद में मैं सोचता था, मैंने यार मैं बिल्कुल, मैंने बड़े लोगों को रेस्क्यू किया उनके घरों से। एक जगह हुआ, मैं आ रहा था कहीं, तो रास्ते में मालूम हुआ कि धान मंडी में एक घर पे मैं रुका किसी को छोड़ने के लिए, अपने स्टाफ को। तो एक साहब थे, कहने लगे बात सुने, आप मुझे लेके पुराना ढाका छोड़ देंगे? मैंने कहा मैं तो टीवी स्टेशन जा रहा हूँ। कहने लगे नहीं, आप मुझे छोड़ दें, मैं यहाँ से, मेरे सारे चले गए, मैं अकेला, मैं मर जाऊँगा। वो फैमिली, मैंने कहा बैठे यार। मैंने बिठाया, टीवी की गाड़ी वो नहीं होती थी, फोक्सवैगन बड़ी होती थी, हाँ जी, वैन टाइप जी, हाँ वो चलाता था जी। मैंने उसको पुराना ढाका छोड़ा, वापस टीवी। और टीवी कहाँ पर था हमारा, मोती झील नहीं है, उसके अंदर हमारे DIT बिल्डिंग के अंदर टीवी स्टेशन था। नई बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पर हम रहते थे, अपना आना जाना। लेकिन आपकी किस्मत में कोई और नई बिल्डिंग थी, वहाँ जाते हैं। हाँ वो थी, अब वो करना था। तो वो जो डायलॉग था ना असलम साहब का, I'll go to jail or you go to Dhaka. तो उन्होंने कहा था मैं ढाका में जेल हो गई। वाया ढाका जेल। तो 2 साल वो गुजारे। नहीं तो हुआ क्या, वो तो बताइए। मतलब अब ये अनाउंस हो गया, बांग्लादेश बन गया, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी न्यू ज़हीर खान साहब। आप काबू कैसे आए? काबू हुआ ये कि पहले हम रहते थे बस में PC में। मैंने खुद ही यहाँ पर SOS भेज करके इजाज़त मंगवाई, तो वहाँ रहते थे ऊपर, उसको न्यूट्रल जोन बना दिया था। काम करते थे तो रेड क्रॉस वालों ने कहा जो काम करेगा वो निकल जाए। तो वहाँ से निकल करके पुरबानी होटल आ गए। पुरबानी होटल ये स्टेडियम के बिल्कुल सामने है, वहाँ रहते रहे। कि सरेंडर हो गया। जब सरेंडर हो गया तो अनाउंसमेंट हो रहा था
मानिक शॉ अनाउंसमेंट कर रहा था रेडियो पर बाकायदा। वो कहता कि अपने हथियार वगैरह फेंक दें और कोई हथियार लेके बाहर न चले, हम निगरानी करेंगे। हम अरेस्ट हुए कुर्बानी होटल से, फिर उसके बाद ढाका में कैंट में चले गए, वहाँ कैंप बना हुआ था। मुझे अरेस्ट की कहानी तो सुनाए। सारे POW वहाँ पर। नहीं, अरेस्ट कैसे हुए? अरेस्ट ऐसे हुए कि मैं बैठे हुए थे वहाँ पर अपना अपने होटल में। एंड यू एंटिसिपेटेड कि ये होने वाला है? हाँ, सुबह अटैक हुआ ना हम पर, ऐसे ही एकदम से आया, दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं बाथरूम के अंदर अपना रुमाल धो रहा था। तो आई थॉट कि पता नहीं कौन है, तो मैंने ऐसे दरवाज़ा खोल के दरवाजे के पीछे गया तो अंदर मालूम है पहले गन की नहीं होती ऐसे, मैंने कहा उसने मुझे आगे कर दिया ना। वो आए थे मुफ्ती बाहिनी थे, उन्होंने आगे किया, आगे में किया तो आगे रज़ा अब्बास कैमरामैन बैठा था, समत कुरैशी, ये लोग बैठे हुए थे, ये डर गए। मैं बैठ गया। अच्छा, मैं बंगाली आती थी तो मैं बंगाली में बात करता रहा। अच्छा, उन्होंने मुझे बहुत, सबको बहुत गालियाँ वालियाँ दी और कहा 5 बजे हम आएंगे, आपको ले जाएंगे, आपको फारिग कर देंगे। अब बड़ी कुछ समझ में नहीं आया। एक दाऊद सुबानी हमारे साथ होता था, जर्नलिस्ट था वो यहाँ पर, वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी था। मगर भी ऐसे मौक़ों पे मीडिया को, जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन नहीं होती थी इस तरह की सर्कमस्टांसेस में? नहीं, वो तो क्योंकि जब सरेंडर हो गया ना, हाँ, तो उस वक्त तो ढाका सरेंडर हो गया तो फिर भी इंडियन फोर्सेस अंदर आ गई थी ना। अच्छा, उन्होंने ही संभाला। अच्छा, तो मुफ्ती बानी वाज स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन फोर्सेस एंड दिस इज, ये तो हुआ, ठीक, ये तो हुआ। पहले जो अंदर हंगामा हुआ ना, उससे पहले इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी थी कि हर डिपार्टमेंट में वो इंडियन काम कर रहे थे। और उसके बाद जो सरेंडर जो हुआ ना, सरेंडर फौजी जो बैठा होता ना बंकर पे जो लेके, वो नहीं चाहता था। आपको पता 7 तारीख को उन्होंने कहा कि सरेंडर नहीं हुआ। हाँ जी। 10 तारीख को कहा नहीं हुआ। हाँ जी। 17 तारीख नहीं हुआ, मतलब 10 के बाद 20 तारीख को हुआ क्या कि मुझे, हम लोग कवरेज पे जाते थे, मुझे इन्फॉर्मेशन तो होती थी। एक मेजर खालिद था मेरा दोस्त, वो कम्युनिकेशन में था, तो उससे मैं पूछता रहता था। तो उसने मुझे कहा, जही साहब एक्चुअली हुआ ये है कि फ़ौज तो बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है अंदर आने को। हमारे फ़ौजी जो है ना वो बिल्कुल, अच्छा उसका मैंने अमली मुजाहरा भी देखा, तो वो तो अंदर नहीं आ पा रहे थे। वो कहते थे, तो उन्होंने लास्ट अल्टीमेटम इंडिया की तरफ से आया कि आप आने देते हैं अंदर या हम वेस्ट पाकिस्तान के अंदर अटैक शुरू करें। उसके बाद जनरल नियाज़ी को प्रेशराइज किया जैसे भी हुआ। उसके बाद उन्होंने फौजियों को कहा जी हट जाएं। तो मैंने अपनी आंखों से कुर्बानी होटल 6th फ्लोर मैं देख रहा हूँ, इतनी बड़ी रोड, अंदर टैंक आ रहे हैं, फौजी मार्च करते हुए आ रहे हैं, एंड मैं ऐसे करके देख रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी भवें सफ़ेद हो गई हैं, मेरा सर बिल्कुल भारी हो गया है। मैं ऐसी फीलिंग मेरी थी। वो मैंने आते हुए देखा, ऊपर जहाज़ कवर उनके, वो आ गए अंदर आराम से। अब इसको विटनेस कैसे मैं आपको दूंगा? जिस वक्त जनरल नियाज़ी को अरेस्ट करके वो इंडिया लेके जा रहे थे, उसके बाद ढाका कैंट के अंदर सारे फौजी जितने थे, फौजी हमारे जो लड़ते हैं, ये तो ऑफिसर है ना, वो नीचे बैठे हुए थे, उनको एड्रेस कर रहा था जनरल नियाज़ी। तो जनरल नियाज़ी ऐसे खड़ा था मैदान में, मैं भी वहीं खड़ा था उसके पीछे। इधर दाऊद सुबानी, ISPR का अपना जनरल, नाम मैं भूल गया, उसका पता नहीं क्या नाम था, खैर वो खड़े हुए, दूर दूर खड़े हुए। दाऊद सुबानी वॉज अ वेरी फनी टाइप ऑफ जर्नलिस्ट। उसने कहा आ जाना, आपके बॉस को लेके जा रहे हैं। उसने आवाज़ मारी, वो खड़ा रहा। उसके बाद इसने तकरीर में अपनी कहा कि ये आपसे आपकी बेल्ट मांगे, आप बेल्ट दे दें, ये आपसे आपके पिप्स मांगे, ये दे दें, आप इनके साथ बहस न करें। आपने जंग जो है ना हारी नहीं है, इन्होंने लड़ करके हमसे नहीं लिया है, आपने इनको जगह दी है तो ये अंदर आए। करेक्ट। एंड दे सिपाही वॉज क्राइंग। अच्छा, मुझे भी बड़ा दिल है, मैंने कहा यार क्या हुआ। वो ब्रिगेडियर क्लेयर उसको लेके जा रहा था, वो लेकर के हेलीकॉप्टर बिठाया, चले गया। वो तो चले गया। उसके बाद फिर हम लोग वहीं रहे। हमें 1-2 महीने के बाद फिर हमारा रिपैट्रिएशन शुरू हुआ। नहीं तो आपको कहाँ लेकर के? हमें लेके गए, पहले यू वर विद द ऑफिसर्स एंड जवान्स। हम लोग ढाका कैंट में कैंप में थे ना, वहाँ पर पड़े हुए थे। फिर 1 महीने के बाद उन्होंने इंतजाम वगैरह। आप आइसोलेशन में इन द कैंटोनमेंट थे?
आइसोलेशन नहीं, लोगों में जैसे अच्छा, आप ठीक, ठीक, सब ठीक, इकट्ठे थे खा ठीक, रहे। ठीक। अब बाहर तो कहीं जा नहीं सकते थे ना। करते क्या थे आप लोग? कुछ व्हाट काइंड नहीं। ऑफ कन्वर्सेशंस वुड यू हैव? वहाँ कुछ नहीं, आपस में ही बातें करते रहते थे। हम ये सोचते थे कि यार हमें कहीं बिहार भेज दे, ये कुछ ऐसी बात होगी। तो वो खैर कुछ नहीं, उन्होंने 1 महीने के बाद कहा चले ये आप लोग। हम समझे ये किसी दूसरी कंट्री में भेज देंगे। फिर हमें लेके गए ये सीधे इंडिया, ओह, और हमें वो कैंप नंबर प्रतापपुर पे हम लोग उतरे। वहाँ से हम लोगों को बसों में बिठाया और कैंप नंबर 41 के अंदर हमको सबको वाह। डंप किया। उसके बाद रात को हम लोग पहुँचे हैं और समझ नहीं आया कि क्या किधर क्या है। अंदर बैरिकों में पड़े हुए थे, अजीब सी हालत है। सुबह उठे हैं तो मामला कुछ हो रही थे वहाँ पर। फिर वो इस तरीके से दिन और रात गुजरते गए। फिर कैंप की ज़िंदगी शुरू हो गई। ये हुआ। कितना अरसा रहे आप? 2 साल। तो वो ये 2 साल कैद तन्हाई भी थी या लोग इकट्ठे होते थे? नहीं, इकट्ठे होते थे, बैरक में होते थे। सुबह गिनती होती थी, सुबह को गिन करके शाम की जो ड्यूटी वाला आता था उसको हैंड ओवर करते थे। कुछ जवानों ने निकलने की कोशिश की वहां से? फौजियों ने किसी ने की हाँ। एक बार, लेकिन वो एक आध कामयाब हुआ। हमने सिद्दीक सालिक साहब की किताबों में पढ़ा, लेकिन उससे बियॉन्ड दैट नेवर हर्ड। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हियर इट। हाँ, सिद्दीक साली की तो था। हाँ जी, वो अभी थे अच्छा ना आपने वहाँ, कहा। जी, वो जी। खड़े हुए थे वहाँ पर, गौन पहने हुए, दूर। मैंने ढाका डूबते देखा। हाँ, डूबते क्या देखा, वो थे वहाँ पर। ISPR की थे ना वो। अच्छा, दुनिया में जितना जर्नलिस्ट था ना सलमान, पूरा ढाका भरा हुआ था। वाह। मतलब मैंने जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे ना, इन लोगों के साथ हम कवरेज करते थे ना। तो दे वर ऑल नोन टू यू? हाँ, जानते थे। हाँ। तो सर मतलब ये होता था, ये हायर मुझे वहाँ पर मिल गया ना, जो मेरा टीचर था PTV जर्मनी पे। से आया हुआ था। जी। और मैंने कहा हायर, मैंने कहा हाउ कम? कहने आए हेयर टू कवर, कहने जहीर हाउ आर यू, वो मुझे पहचानता था। तो मेरे कहने का मतलब ये कि वो बड़ा बुरा वक्त हमने लो मोमेंट्स? मेरे बहुत ही इतना उस वक्त मेरी शादी वादी तो हुई भी नहीं थी। पेरेंट्स हयात थे? पेरेंट्स, हाँ, जब हमारा वो हुआ ना, क्या कहते हैं अपना, कुछ 2-3 महीने तक तो हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं। वाह। ये हुआ कि रेड क्रॉस वाले फिर जब आए ना ये इंडिया लिस्टिंग? विजिट करने, तो PTV से असलम अजहर MD हो चुके थे। उन्होंने कहा हमारे लोग हैं, वो मालूम करके बताएं। उन्होंने आकर के जब बताया ना, जब खबर घर पहुंची वाह। कि दे आर अलाइव, वाह। तो हम रहते रहे वहाँ पर। हमें वहाँ मिलते थे 20 रुपए, ये देते थे हमें। 20 रुपए में हम क्या करते थे, कैंटीन जो उनके सामने होती थी, वहाँ से हम सिगरेट खरीद लेते थे, टूथपेस्ट खरीद लेते थे। और कोई एक होती थी खोइनी, एक होती है ना जैसे निस्वार होती है ना, हाँ, हाँ। अच्छा ऐसे खोइनी होती थी। 4 मीनार का सिगरेट होता था, वो बड़ा कड़क होता था। मैं वो डब्बू खरीदता था, खोइनी मैंने खानी शुरू कर दी। वाह। वो इधर लगाते थे, उससे इतनी नींद आती थी कुछ नहीं, नशा। खोइनी की आदत पड़ गई मुझे। वो लेता था मैं डिब्बी, अपना साबुन लेता था और 4 मीनार सिगरेट खरीदता था, बस और कुछ नहीं। घर खत लिखने की इजाजत नहीं थी? हाँ, फिर उन्होंने हमें दिया कार्ड दिया, महीने में एक कार्ड मिलता था और एक वो एनवेलप था एरोग्राम टाइप का, वो हमें देते थे महीने में बस। तो वो पोस्ट होने देते थे? पोस्ट होने देते थे। Oh, वो very good. यहाँ पर रिसीव हुआ वो। वेरी गुड। जब मैं वापस आया तो मुझे वो मिले। मुझे 2-3-4 खत ही आए। उधर से जो आते थे वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। वहाँ पर ऐलान होता था कि जी फलाने फलाने की डाक आई है। तो हमें सुबह को जो है ना, सुबह हमारी गिनती होती थी, शाम को हमारी गिनती होती थी। हमारे ऊपर सारे फौजी वगैरह जो थे ना, वो चलते रहते थे बीच में नो मैन लैंड के अंदर, हम लोग अंदर होते थे। ये होता था। फिर आप हाउ डिड यू कम आउट? ऐसा हुआ कि हम लोग जब रहते थे तो हम लोग फन भी बहुत करते थे ना। वो बताइए। हम इनसे बड़ी छेड़छाड़ करते थे फौजियों से। तो ये अच्छा, वहाँ क्या होता था, वो आते थे महीने में एक बार हमें लेक्चर देने के लिए। कभी कोई कर्नल आता था, कभी कोई इंडियन फोर्सेस के? हाँ, इसकी वहाँ कोई एक्ट्रेसेस या एक्टर्स या क्रिकेटर्स को नहीं बुलाते थे? नहीं, कोई नहीं। हम कहते थे ना, हम तो TV में थे ना, तो मैं करता था। तो वहाँ पर एक मेजर था, उसको मैं कहता यार किसी को बुलाओ ना यार, किसी को हमको दिखाओ ना शक्लें। हाँ। हम तुम्हारी शक्ल देखते रहते हैं। कहने नहीं ये हो नहीं सकता। अच्छा, फिर हमें महीने में एक बार फिल्म दिखाते थे। ओके। तो हमने पाकीज़ा वहाँ पर देखी, रिलीज़ हुई थी नई नई। और सारी जितनी फिल्में उस सन में 70s में 60s में जितनी रिलीज़ हुई ना, महीने में एक फिल्म हम दिखाते। ज़मीन पे हम बैठते थे और वो सिनेमा आता था।
वो बैठ के उस तरफ खड़ा करता था जनरेटर, उसके बीच में से लेंस डाल के हम लोग नीचे बैठे होते थे और वो फिल्म सिनेमा स्क्रीन लगा कर देखते थे। क्या बात। तो इस तरीके से होता था। फिर क्या हुआ, फिर खाना वगैरह जो है ना हमें मिलता था चने की दाल और रोटी। ये मैं वहाँ का पार्ट सुना रहा Which हूँ। reminds me that you're a very good cook. We'll talk about हाँ, वो हुआ पता क्या, कुक ऐसे हुआ कि पहले तो नहीं आता था, हमारे बराबर में औरतों का कैंप था। it. Nice. सबसे रोज़ औरतों की वजह खाना पकाती थी, रोज़ लड़ाई होती थी। तो होता क्या होता था, वो कैंप में किसी ने आटा उधर फेंका हुआ है, हमारे गुंधा हुआ आटा ऐसे जा रहा है, पतीला उधर जा रहा है, लड़ाई हो रही है, सब कुछ खाना नहीं हो रहा। Wow. अच्छा, वो फैमिली वाले जो थे ना, उनकी औरतें थी, हमारे तो छड़े छाट थे। अच्छा, फैमिली जो आपके साथ POWs थे। एग्जैक्टली। Okay. तो हम कहते थे भाई आप जाकर के अपनी औरतों की क्यों नहीं मदद करते? वो कहते थे करते ही नहीं थे। तो मैंने क्या किया, PIA का भी स्टाफ था, Okay. PIA का केबिन क्रू भी था। Oof. हाँ, और PIA का वो जो कुक वगैरह होते हैं, 2 कुक थे और एक आगा साहब थे, आगा जाफर। ही वॉज केटरिंग का इंचार्ज था वो। PI के। हाँ, PIA का। तो मैंने आगा को कहा, पढ़ा लिखा, मैंने कहा बात सुनो, तो आज 2 कुक हैं, इनको कहो ना खाना पका दिया करें वहाँ। कह रहे नहीं सही साहब, वो करेंगे नहीं। मैंने कहा मेरी बात सुने, हम करते हैं, खैर अल्लाह की तरफ से मदद है ना, हम करते हैं। मैंने कहा एक मैं हो जाता हूँ और एक मेरा दोस्त है रशीद मेमन, उसको मैं कहता हूँ। तो मैंने तैयार किया फारूकी 5-6 लड़के, अपना TNT के लड़के थे, इनको सबको कोई 10-12 लड़के मैंने तैयार कर लिए, 1-2 करके। मैंने कहा मैं जा कर के बात करता हूँ कुक से। मैंने कहा बात सुना, आप हमारे साथ काम करेंगे, हम आपके शागिर्द हैं। तो उनको मैं लेके जाता था। हम लोगों ने क्या किया, खाना पका के 1.5 साल उन औरतों को पलंग पे हमने रोटियां और दाल चावल और सुबह का नाश्ता हम देते। सुबह जाते थे, उनको नाश्ता बना के देते थे, पूरियाँ बेलते थे। ये सब सीख लिया हमने वहाँ पर, रोटी पकाना सीख लिया। अच्छा, उनका जो किचन होता था, हाँ जी, किसका अपना आर्मी का लोग, वो बड़ा खौफनाक होता है यार। वो इतने बड़े चूल्हे और इतने बड़े बड़े तवे, इतने मोटे, तो वो बिठा करके उसको हम लोग 12 रोटियां एक साथ डालते थे। एक बंदा खड़ा होकर के ऐसे ऐसे अपना कमची हाथ में लेके पलटता था, उधर फेंकता था, गिन कर बाल्टी के अंदर डाल करके जा करके वो लड़के जो बच्चे थे वो जाके बांट के आते थे बैरिकों में। इस तरीके से हमने उनको खाना खिलाया। वो हमारे सामने, पता नहीं बड़ी औरतें होंगी यहाँ पर, अभी भी जिंदा होंगी, अब मर गई होंगी, साथ होंगी, उनको हमने पलंग पर बिठा के खाना खिलाया। फिर आप निकले कैसे? फिर हम निकले ऐसे कि फिर ये भुट्टो साहब वाला जो एपिसोड नेगोशिएशन हो रही थी ना, भुट्टो साहब यहाँ से गए थे ना, हाँ जी, शिमला टॉक जो हुई थी उसमें गए, उन्होंने जा करके। अच्छा, हम भी पूछते थे ना इनसे, तो ये हमें पता क्या कहता था, कर्नल बोरा था, कहता था मैं नहीं जानता, ये जाने आपका इंदिरा गांधी जाने, आपका भुट्टो जाने कि आप कब जाएंगे। ये इंडियन जो कर्नल था, हाँ कर्नल आता था इंचार्ज, वो कहता नहीं हमें नहीं पता। तो हमने उनसे कहा भाई सुने, हमें कोई गोश्त वगैरह भी दे दिया करें, हम तो तंग आ गए दाल खा खा के, कोई सब्जी दे दें। वो कहता था गोश्त एक होता है हलाल और एक होता है झटके का, लेकिन गोश्त आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, हमें पता है ये तो, लेकिन गोश्त हमें चाहिए। तो फिर क्या हुआ, बात पहुंची वहाँ पर, महीने में एक बार आर्मी वाले अपने हिस्से का गोश्त हमको भेजते। वेरी गुड। इस तरीके से हमने वहाँ पर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक पे, जिसमें कोई लो मोमेंट, कोई इमोशनल, लोग टूट जाते हैं, कैद तो बड़ा होता था। लेकिन उसके लिए हमने पता क्या था, हमने क्या था, देखे हम तो टीवी में रहे ना, तो हमारे टीम थी ना पूरी, तो मैंने लड़कों मिला के, जो बुढ़े लोग थे ना, ये टैग हो जाते थे। ये कहते थे क्या, हम क्या इनको झूठी खबरें बना के सुनाते थे। तो कहते कहाँ सुनते हो? मैंने कहा वो पीछे जाते हुए इसके पास रेडियो है, उसमें से वॉइस ऑफ जर्मनी की खबर ये है, उसने बताया। अच्छा, हम अपनी तरफ से खबर के वो खड़े हुए थे, फिर वो टहलना शुरू कर देते थे। गॉड ब्लेस। फिर वो अगले रोज फिर मालूम हुआ, हम कहते नहीं जी हम तो नहीं जा रहे, फिर वो कंबल ओढ़ के पड़ जाते थे। यार ज़मीन पे तुम सोचो, हम सोए, एक कंबल मेरा था, एक कंबल रशीद मेमन का, तो हमने मिला करके दोनों को बिछाया। तो जो मेरा कंबल था, हमारा बेड था, उसके ऊपर ईंट का नक्शा बन गया था, समझ गए, नीचे ईंटों का फर्श था। तो 2 साल हम लोग ईंटों पर पड़ के सोए। अब निकले, फिर उसके बाद निकले, फिर वो हो गया, तो फिर हमारा रिलीज। अच्छा। फिर वो अक्टूबर-नवंबर का महीना था, उसमें हम लोग रिलीज़ हुए। फिर हम आए, ये अपना पूरा घूम फिर के चले, अपने डीब्रीफ हुआ आपका? पहुँचे थे, जब हम गए थे 17 जनवरी को हम ढाका से चले, ट्रेन में बैठे, खुलना आए, खुलना से फिर मार्च करके स्टेशन पर आए। स्टेशन पे प्रतापपुर पहुंचे हम लोग 24 जनवरी को। वाओ। रास्ते में ट्रेन चलती रहती थी, रुक जाती थी,
चूँकि And you were all covered, surrounded by army. हाँ. आर्मियाँ इस तरीके से वो ट्रेन कुछ 17 जनवरी और 24 जनवरी कितने हो गए। ये तो आपने 2 बार हिजरत की फिर। हाँ, इस तरीके से गए ना। फिर जब वहाँ से वापस आए, फिर उसके बाद वो अपना वो लंबा, फिर जब खबर आ गई जा रहे हैं ना, तो आई वॉज इन चार्ज ऑफ उसका, मैं लोगों का सामान था ना, तो सब मैंने कहा सबसे पहले मेरा ट्रक अंदर जाएगा, फ़ायदा ये। तो वो जब उतरे ना हम लोग अमृतसर आए। हाँ जी। अमृतसर पे रेलवे स्टेशन पर हमें जो है ना अमृतसर के लोगों ने हमको डिनर दिया रात को। वाह। वहाँ पर स्टेशन के पर उन्होंने ज़रा तमीज़ के साथ हमारा बड़ा ख्याल किया। फिर हम वहाँ से उतर के अपना पाकिस्तान पहुंचे, लाहौर पहुंचे। और फिर आप कराची कब पहुंचे? रात को हमें पीसी में ठहराया लाहौर में। तो मैं जब पीसी में गया ना, मैं और अहमद कुरैशी इंटरकॉन्टिनेंटल एट दैट टाइम। हाँ, माल रोड लाहौर में। हाँ जी। तो मैंने कहा यार अच्छा मुझे समझ नहीं आई ना, क्योंकि इतनी जमीन पर फर्श से सोच के पागल हो गए। मैंने कहा समझ में नहा धो के बैठा रहा। रात को फिर हमारे लिए उन्होंने डिनर वगैरह किया था स्टेशन पे। रात ही की फ़्लाइट से फिर अगले रोज़ हम कराची आ गए। जब कराची हम आए ना, मुझे नहीं पता था, लाहौर में जैसे कराची लैंड किया जहाज़ था, तो मैं खिड़की के साथ बैठा था। मैं देखा यार एयरपोर्ट पे इतना बड़ा रश लगा हुआ, बहुत रश था। एयरपोर्ट भरा हुआ लोगों से अंदर। तो मालूम है कि उस ज़माने में कवर आफ्ताब हमारे जीएम थे, तो वो वहाँ पर मालूम है पूरा टीवी स्टेशन, तमाम आर्टिस्ट, और हैदराबाद से भी लोग, वो पूरा खचाखच में एयरपोर्ट से मैं जैसे जहाज़ से मैं उतरा हूँ ना, तो वो समझ नहीं आ रही। ज़हूर एक एक्टर हमारा होता था, ज़हूर अहमद, याद है? वो ज़रा तगड़ा सा था ना, उसने क्या किया, उसने मुझे इस तरीके से पकड़ के अपने कंधे पे बिठा लिया। और मैं उसको कह रहा हूँ छोड़ो। अच्छा मेरी वालदा जो है ना, वो अंधेर एयरपोर्ट पे पता नहीं कौन लेके आ गया था, वो खड़ी थी। मैंने अच्छा मैं अपनी वालदा से मैं मिला। अच्छा मैं जब जा रहा था तो मेरी वालदा के बाल काले थे, जब आई हैं ना तो वो सफ़ेद थे। अच्छा वो अपने बालों का बहुत केयर करती थी, बट वो श्री थे। मैंने कहा उनसे मैं मिला। फिर मैं ये अपना ज़हूर के कंधे पर चढ़ के, मैं आ नहीं सकता था बाहर। लोगों ने मुझे इतना वेलकम, पता और भी थे लोग माशाल्लाह, लेकिन मुझे नहीं समझ आई क्या आर्टिस्ट थे, हैदराबाद से लोग, तमाम पूरा स्टेशन वहाँ पर वो लेके आए स्टेशन पे। वहाँ से फिर मैं घर गया। फिर घर पे लोग मिलने आ रहे थे, जा रहे थे। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि 92 के वर्ल्ड कप की जीत की खुशी क्या होगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। अच्छा अब आ जाते हैं, अब चले जी, अब ये POW हम ले आए वापस। अब दोबारा मैं वापस आया, अब ले आए हमें वापस प्रोड्यूसर साहब पे। फिर दोबारा जिंदगी। फिर मैंने टेलीविजन, आप कह रहे हैं ना, फिर क्या जो स्कार्स वहां से लेकर आए थे वो काम में नजर आए फिर बाद में? नहीं, मैं क्या, मेरे अंदर एक्चुअली फिर ये हुआ था कि मैं थोड़ा जज्बाती था ना शुरू में। जब ये मैंने वक्त गुजारा ना, मैंने उसके अंदर बहुत ऊंच नीच देखी ज़िंदगी की ना, तो मेरे अंदर बहुत ठहराव आ गया। ठहराव ये आ गया था कि मैं कोई भी फैसला करने के लिए और किसी से मैं दरगुजर की पॉलिसी पे मैं बहुत अमल करता था। फिर अभी आपने जो सवाल किया था ना फिर क्या, तो 73 में फिर पहला मेरा जो प्रोडक्शन थी वो ज़ेर ज़बर पेश थी। वाह वाह वाह। वो ज़ेर ज़बर पेश हसीना मोइन का लिखा हुआ, हम 2 प्रोड्यूसर करते थे। तो 73 में मेरा ये काम शुरू हुआ, पहली प्रोडक्शन। एक हफ्ते शीरीन खान करती थी, एक हफ्ते मैं करता था। तो हम लोग लिखा था, वो हमारा बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा हमारा। फिर टीवी पर ये अपना मोहसिन अली, ये शीरीन खान, ये मिल के करते रहे। फिर मैं शोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने की। फिर उसके बाद ड्रामा चल तुसल। फिर 74 में फिर वक्त आया, दोबारा ट्रांसफ़र मेरा हुआ कोयटा, नया स्टेशन बन रहा था। तो शहजाद खलील वगैरह या हमारी पूरी टीम आ गई, वो हमने काम किया वहाँ पर। तो वो कोयटा बलूचिस्तान भी मैंने सारे ही तकरीबन देखा, माशाल्लाह, घूमा फिरा, माशाल्लाह। तो बड़ा वक्त गुजरा बहुत। तो ये मेरा एक। अब आते हैं प्रोफेशनल डिस्कशन मज़ेदार वाली पे। हाँ, तो ज़हीर भाई, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है हसीना मोइन साहबा के साथ, फातिमा बजिया के साथ। ये कोई ख़ास वजह थी या आपकी होता है ना, एक सुर मिल जाता है, केमिस्ट्री मिल जाती है, वो उनके फेमिनिन ड्राइव होती थी? हाँ नहीं, वो मैंने हसीना मोइन के साथ, हसीना मोइन की एक प्रॉब्लम ये थी कि उसने भी प्रोड्यूसर को चूज़ किए हुए। एग्जैक्टली।
तो वे अभी उसमें इत्तेफाक से मैं शहजाद खलील साहब थे, शहजाद आप थे, खलील, हाँ। मैं था, मोहसिन अली और मोहसिन शीरीन अली। खान। शीरीन खान का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था। जी। अच्छी प्रोड्यूसर थी, या, बहुत अच्छी, या, रेडियो की या। आर्टिस्ट भी थी ना, या तो वो आई थी वहाँ से। तो हसीना को मेरे ऊपर, मोहसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि हम जाते भी थे ना कभी कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो साथ होते थे, तो हमारे जैसे हम जैसे वो शेफरॉन नहीं होते वो Yes, बन जाते थे। yes. इस तरह की चीज़ थी। तो हसीना के साथ बैठ कर डिस्कशन में आसानी होती थी। जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था ना, एक्चुअली पता है क्या, स्क्रिप्ट जो है ना लिखना, ये बड़ी एक आर्ट होता है। अक्सर लोग कहते हैं ना एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती, मैंने जब ड्रामा करना शुरू किया तो अक्सर राइटर कहता है कि मैं स्क्रीन प्ले राइटर हूँ। अरे भाई तुम स्क्रीन प्ले राइटर कैसे होते हो? नहीं हो सकता है ना। हाँ जब मैंने ट्रेनिंग की रे हाँ तो वहाँ इंग्लैंड में 4-4.5 महीने में BBC जाके कर गया, मुझे स्कॉलरशिप मिला था उस ट्रेनिंग में। तो उसमें मुझे स्क्रिप्ट वगैरह भी पढ़ाया है। तो उसमें क्या बात होती थी, वो कहते थे जी सलमान आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है ना, दैट इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट, उसको कहते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो डायरेक्ट कर रहा है ना, वो लिखेगा स्क्रिप्ट की, उस स्क्रिप्ट को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, वो फाइनल ड्राफ्ट वो होता है। आपने देखा होगा कि BBC की जो अपना शॉप है उसके ऊपर मेन्यू स्क्रिप्ट मिलते हैं। यस वो होते हैं जो प्रोडक्शन हुई हुई होती है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि ये शॉट क्लोजअप में है और ये लॉन्ग शॉट में है और ये मिड शॉट में है और ये टू शॉट में है। क्यों है? वो जज्बात वीडियो के अंदर जो आते हैं वो डायरेक्टर का काम है। करेक्ट। तो राइटर नहीं होता है स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर होता है। अब मेरा उससे पहले एक और सवाल है, डायरेक्टर्स ऑफ योर एरा हैव मास्टर्ड द क्राफ्ट। वो सेट डिजाइनर भी होते हैं, वो स्क्रिप्ट कंटेंट और कंटेंट को भी समझते हैं, उनको द क्राफ्ट ऑफ प्रॉपर लाइटिंग का भी पता है, हाँ। उनको डायलॉग्स का भी पता है, हाँ। उनको इमोशंस का भी पता है। दे आर अ 360 ऑफ एज अ कैप्टन ऑफ द शिप। एग्जैक्टली। आजकल के, मैं लौंडे तो नहीं कहता, नहीं। लेकिन वो अब जिस तरह की आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, द काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू वेंट थ्रू इन लाहौर फॉर 4.5 months, तो स्क्रिप्ट के बारे में आप कह रहे हैं कि वो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, द डायरेक्टर ड्राइव्स द इमोशंस एंड द फील एंड द स्क्रीन प्ले इनटू। बिल्कुल। तो ये हम इसको क्या कहें, जवाल आया या सिखाने वाले नहीं रहे? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैं जब वहाँ अपनी फाइनल प्रोडक्शन कर रहा था, जो अपना ये ट्रेनिंग पे BCP था, तो टेलीस्टॉक प्लेस में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप, मैंने उनको वो स्क्रिप्ट पहला आया ना, तो उन्होंने कहा नहीं तो आ गया, ये तो फर्स्ट ड्राफ्ट है, तुम अपना बनाओ। अब मैंने उसको पूछा कैसे, उसने कहा तुम पढ़ोगे इसको 10 बार तो तुमको समझ में आएगा कौन से शॉट को तुम किस शॉट में डालोगे। वाह। तो वो मैंने किया। फिर उसने कहा कि तुम जाओगे प्रोडक्शन डिज़ाइनर के पास, एक जॉब होती है प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके पास जा कर के आप बताएंगे अपनी प्रोडक्शन के बारे में, ये मेरी प्रोडक्शन है, सलमान जो है ना मेरा एंकर है, और इतने इसके अंदर जो है ना गेस्ट हैं, इसके अंदर इतने वो पढ़ेंगे, मतलब इंसर्ट्स पढ़ेंगे और ये सब कुछ होगा, सेट मेरा इस तरह का होगा। तो वो कहेगा कि किस तरह के पर्दे लगे होंगे, किस तरह का सेट होगा, और सलमान कैसे कपड़े पहनेगा, और लाइटिंग किस तरह की, क्योंकि वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर सब कुछ बताएगा। और फिर कहेगा तुम सुबह को आके देख लेना लाइटिंग होगी, अगर तुमको समझ आए तो ओके, वरना उसको ठीक कर देंगे। तो हम आके हम देखते तब कहते हैं हाँ ठीक है, वो हमारी प्रोडक्शन को डिज़ाइन करके देता है। वाह। लेकिन जो अभी आपने सवाल किया, इसमें डायरेक्टर का रोल जो है ना, वो यही तो है कि जब आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो आप इतने बहुत से कैरेक्टर, एक ड्रामा है तो उसके अंदर उसको पढ़ रहे हैं, तो आप फील है, मूड है, इमोशंस है, तो वो सारी चीज़ें एक आदमी जो है ना उसके यहाँ Conceive कर पर रहे हैं। आ रही, कंसीव कर रहा है। हाँ। कंसीव करते हुए ये बात भी समझी जाती है कि मैं इसको बंदे को, जो मेरा देखने वाला है, जो घर में देखेगा, वो क्लोजअप में देखे या मिड शॉट में देखे वाह वाह या लॉन्ग शॉट में देखे। वाह वाह। अच्छा, ये उसका डिसीजन है डायरेक्टर का, वो लिख देगा, वो लिख करके कैमरामैन को दे देगा, क्रिप कार्ड पर लगा हुआ होगा, वो शॉट बना कर रेडी पहले से रखेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, जो ग्रामर है ना, उसको लोगों ने इतना बिगाड़ा है यहाँ। और तो अल्लाह का शुक्र है जनाब, हम जैसे लोग आए हैं तो फिर ये तो होना था। नहीं, वो विजन मिक्सर का इतना बड़ा रोल है, उसको कहते हैं स्विचर। हाँ।
अरे यार उसको डिग्रेड करते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, प्रोड्यूसर जहाँ बैठा होता है ना, उस सीट के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता। ऐसे ही है। ठीक है ना, प्रोड्यूसर बैठा है तो बैठ करके उसने हेडफोन लगाया, उसके बराबर में विजन मिक्सर बैठा है और उसके बराबर में शॉर्ट कॉलर है, किसके? प्रोड्यूसर के। एक्चुअल ये है। अब वो जो रिहर्सल हुई है ना, उसमें शॉर्ट कॉलर को ये पता है कैमरा 1 शॉट नंबर 31, ये कॉल करता रहेगा। वाओ। कैमरा 2 शॉट नंबर 35। अच्छा, डायरेक्टर जो है सिर्फ कह रहा है कट। ये है प्रोडक्शन। वाओ। वो सिर्फ कट कह रहा है और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जो सारा काम अपने आपने कहा ना, बना करके इसको शॉर्ट कॉलर को दे दिया है। ये क्लोजअप में है, वो पहले से शॉर्ट बना हुआ। जहाँ जूम होना है ना, उसके लिए भी इकोनॉमी ऑफ वर्ड है। वो कहते हैं क्या, ये नहीं कहेंगे कि जी कैमरा 3 जूम करें, और ये नहीं कि आप नाम लें ज़हीर खान साहब ये शॉट ज़रा ऐसे बना दें। नो, कॉल हिम कैमरा 3 और उससे कहे नाउ। जब जूम होना है तो तुमने कहना है नाउ जूम। वाओ। अब वो इतना टाइम नहीं होगा, आप कहेंगे जूम कीजिए तो इतनी मालूम है जूम ही निकल गई। तो मतलब ये प्रिसिशन जो है, यही तो प्रोडक्शन है और क्या है। वाओ। यही तो डायरेक्शन है, तो यही तो चीज़ें हैं। ये सब तो खो गया 10-15 साल पहले। खत्म हो गया ना। गुम हो गया। मैंने आपसे कहा ना कि देखिए मेरी बात सुनो, सब लोग जो है ना साइकिल पे जाते हुए डायरेक्टर से इसके पकड़। अरे वो नहीं, साइकिल पे नहीं जाते। पहले तो 100 पेज का एक एपिसोड होता था, अब तो व्हाट्सएप पे से आता है पुत्र सवेरे लाइना ये बोल तो के। खैर हाँ। अच्छा, लेकिन अभी उन्हें लाइटर साइड जाते हैं। चले, ये दुख आपसे दुखी बातें नहीं करनी, वो POW हो गया। हम आते हैं, एक ड्रामा था, मैं उसका नाम बाद में लूंगा, उसमें 3 आपके एक्टर्स मफरूर हो गए और वो और ऐसे मफरूर हुए, हीरो को छोड़ के खुद दुबई पहुंच गए, और ले जाने वाले भी आपके दोस्त थे, और कह के कुछ गए, एयरपोर्ट पे किसी ने देख भी लिया। वो क्या किस्सा था जरा? नहीं, वो बहुत डेंजरस बात हुई थी मेरी जिंदगी में। ऐसा मौका आया, अफशा मेरा सीरियल था वो। यस। और शफी मोहम्मद, बहरोज और कौन था, जावेद शेख साहब। जावेद शेख। हाँ, लेकिन मेरे लिए शफी मोहम्मद और बहरोज थे असल। जावेद शेख तो मेरे उसमें नहीं था, अफशा में। तो हुआ क्या, मैं 10वां एपिसोड कर चुका था, वो मैं एडिट कर रहा था। रात को मुझे शफी मिला, ये कराची टीवी पर आया, मिल कर के गया, चला गया। अच्छा, गजनफर कहता वो अपना फिल्म थी उसके लिए चले गए। अच्छा, चले गए, मुझे मालूम है कहाँ चले गए, लेकिन उसको लोगों ने यहाँ पर पता नहीं, आपको बता कर गए थे? नहीं, मुझे नहीं बता हाँ, ऑफ कोर्स। किसी को नहीं बताया। हाँ। वो चले गए, ठीक है चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा आ जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ आ जाएंगे, आ जाते हैं, चले गए थे। तो हुआ क्या, यहाँ पर लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा उसका किया कि उसको डरा दिया, शफी को। उस ज़माने में जनरल मुजीबुर रहमान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, उसने कहा कि उनको जेल कर दूंगा मैं। इस तरह की बातें यहाँ पर हुई, एक तमाशा हो गया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। होते होते मालूम, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, कह रहे हम तो, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे ही उतरे, उनको सीधा जेल कर दो। वाह। ये ऑर्डर यहाँ से जनरल मुजीब। अच्छा, मेरी इंक्वायरी हो गई इसके ऊपर। क्या आपने आपकी मर्जी से किया? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, जवान अली खान वो जनरल मैनेजर, वो इंक्वायरी वगैरह हुई। तो मैंने कहा कि मेरे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। अब वो हुआ क्या, प्रेस मेरे पीछे। वाह। अच्छा, कि क्या अब सीरियल अभी चल रही है और इतनी पॉपुलर है कि कुछ नहीं, ट्रैफिक स्टॉप हो जाता था। तो मैंने कहा यार क्या करूँ, मैंने कहा भैया से, मैंने कहा भैया खबरदार आप प्रेस के आगे नहीं आएगी। मैंने कहा मैं भी नहीं आऊँगा। वो मेरे पीछे प्रेस वाले कमरे में आ रहे हैं आगे, मैं अवॉइड करता रहा। मैंने कहा यार मैं बताऊँगा, कल सीरियल बंद हो जाएगी। मैंने कहा नहीं बंद होगी, मैं ये कहता था नहीं बंद होगी। तो मैं ये करता रहा, लेकिन वो डर के मारे वो आए नहीं। मैंने उनकी मिन्नतें की, मैंने कहा यार मैं जिम्मेदार हूँ, मैं देखूँगा शेख जनरल मुजीबुर रहमान को, हाउ डेयर कि तुमको वो जेल में डाले। मैं तो इस पर अड़ गया ना मैं। तो सब कुछ हुआ, वो नहीं आए। अब वो मैंने कहा यार अब तो मेरा एपिसोड भी ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा यार कुर्बान जिलानी, पहली दफा ऐसा हुआ टेलीविजन की हिस्ट्री में कि शफी मोहम्मद शाह साहब की जगह कुर्बान जिलानी है, और नीचे क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ आज से ये रोल ये साहब करेंगे। करेंगे। इस तरीके से किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने भजिया से कहा, मैंने कहा भजिया मैं इसको एकदम नहीं लाऊंगा, आप एक काम करें, आप इसको उस तरीके से लिखें, अब ये जो शफी मोहम्मद है ये बाहर गया हुआ है,
लाहौर गया हुआ है केस करने के लिए। उसकी जो बीवी है वो हैदराबाद दक्कन की थी, वो पॉपुलर थी बहुत, पॉपुलर हो गई थी बहुत, उसका रोल ही इतना बहुत। मैंने कहा इसके रोल को बढ़ा दे, हाँ वो बात करे शफी की खुद करे, पूछे ड्राइवर को बुला के कहाँ गया साहब फलाना, वो तो ये कह के गया था फलाना क्या, उसके डायलॉग सारे इसके मुंह में डाल। वाह वाह वाह। मैंने ये इस तरीके से करके उसको तो बहरोज भाई के किसके मुंह में बहरोज को तो फिर मैंने लिया ही नहीं ना, फिर हाँ। मैंने वहाँ चेंज कर दिया। अब मैं फ्रेम काट के ना अब उनकी साइड की स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ इनको किसी ने देखा पीटीवी वाले साहब ने एयरपोर्ट पे, हाँ और कहाँ जा रहे हो? हाँ। अब ये परेशान हो गए। अब ये बताते हैं कि ये जहाज में तीनों बैठे हुए हैं और परेशान है। हाँ। जहाज टैक्सी करते करते उस पर पहुंचा रनवे पे, और उस पर टेक्निकल फॉल्ट हो गया। हाँ। अब वो 40 मिनट फ्लाइट लोगे, बरोज में कहते हैं हमें लगा मियाँ हम तो अब यहाँ से सीधा पहुंचेंगे जेल। हाँ। वो तो फिर टेक्निकल फॉल्ट रिमूव एंड द प्लेन टुक ऑफ टू यूएई, और फिर उनके हाँ। इस तरीके से हुआ। बहरहाल वो मेरा बहुत ही नाइटमेयर था वो। आई कुड इमेजिन। लेकिन ये कि आप यकीन करें उसके बावजूद सीरियल ने पिकअप किया एकदम, माशाल्लाह। और वो ऐसी जबरदस्त। हाँ, उसमें एक और साहब भी थे जिनके भाई इंडिया के बहुत बड़े एक्टर थे, इम्तियाज अहमद, इम्तियाज साहब। जबरदस्त आदमी है ना, बड़ा अच्छा एक्टर था। वो यहूदी का रोल किया था। करेक्ट। हाँ Correct. तो बहुत अच्छा। तायरा वास्ती उसकी बेटी बनी हुई थी। ज़हीर भाई, आप पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि आपने हर बड़ा चैनल जो है वो आपने सेटअप किया, चाहे वो जियो हो, चाहे वो ARY हो, चाहे वो TV1 हो, लेकिन आपके साथ एक जो आप दिल के इतने नर्म हैं कि अगर आपसे कुछ ज़रा सी ऊंची आवाज़ में भी बात करता है तो आप नाराज़ हो जाते हैं और फिर आप मुड़ के उस तरफ वापस नहीं देखते। ऐसा क्यों है? और क्या ये जो जितने चैनल सेट करने की मैं बात कर रहा हूँ, मैनी मोर, ये वाकई सच है कि आपने किया? असल में बात पता क्या है, ये जो आपने कहा ना, मैं एक चीज़ समझता हूँ, जिस चीज़ को मैं छोड़ कर जा रहा हूँ ना, मैं उस जगह की सीढ़ी दोबारा नहीं चढ़ता। आपने इर्चिनी टैग लगाया हुआ, मैं एक दिन लौट के आऊँगा। मैं इसलिए नहीं, वजह उसकी मैं कहता हूँ नहीं ठीक है, ऊपर जो सबसे मेरा भरोसा जो सबसे बड़ा है ना, अल्लाह सुभान वो अल्लाह का है। नहीं, लेकिन लोग अपने मोहसिनों के साथ ऐसे क्यों करते हैं? बोले वो मोहसिनों के साथ मेरे साथ किया लोगों ने, लेकिन वो जो मुझसे चाहते थे ना, इस वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं छोड़ता था। अरे ये तो मुझे आपके टीवी के MD बनने का किस्सा याद आ गया। कई लोग कहते थे कि आपसे बेहतर PTV का MD कोई नहीं हो सकता, लेकिन आपने कहा, जैसे हमायूं कहता है मैं लाहौर नहीं जाऊंगा, आप कहते थे मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। ऐसा था क्या? मैं इस्लामाबाद जाता, MD अगर बन जाता मैं, लेकिन MD बन करके मुझसे जो वो काम लेना चाहता ना, मैं वो नहीं कर सकता था। ये ज़रा सी फ़र्क है ना। लेकिन राना शेख जो थी ना, मेरे मुझसे सीनियर थी, राइट। ठीक है ना, वो सेक्रेटरी रही, वो बेनज़ीर की गवर्नमेंट में सेक्रेटरी भी रही थी। हाँ जी, है ना? रही थी। फिर बाद में वो MD बन MD गई। तो वो जब MD बनी है ना, तो उस ज़माने में जितना काम हुआ है ना, कोई शक जिसे नहीं। शोबिस को कहते हैं ना, सही मानो टेलीविजन के अंदर चारों स्टेशन के ऊपर एक 24 घंटे कुछ ना कुछ हैपनिंग होती है। माशाल्लाह, सो ट्रू। फनकार बिजी शोज वगैरह। ये वर्ल्ड कप को उन्होंने वो बना दिया था, क्या कहते हैं, फेस्टिवल फेस्टिवल। एब्सोल्युटली। तो आप देखें ना उसके अंदर क्या हुआ। तो मैं उस तरह का आदमी था, तो मैं कैसे करता, जो आपने कहा ना जिस चैनल पे आपने किया, वाह। ठीक है, ये जो मेरा TV1 था, हाँ जी, ये मेरा बहुत प्यार था, बेबी था आपका। बेबी था। मैंने लोगों को वहाँ पर ट्रेंड किया, बेशुमार मार्केट में लोग हैं। लेकिन जब मुझे पता ही चला कि नहीं, ये जिस तरीके की चीज़ मतलब वहाँ होने जा रही थी ना, वो मुझे नज़र आ रही थी। ताहिर खान मेरे पीछे था, वो उनसे कहता था नहीं तुम मत छोड़ो, तुम TV पर मत बैठो, तुम अलहदा हो जाओ, मैं तुमको 5 करोड़ का बिजनेस, तुम वहाँ बैठ के ड्रामे ये सारी चीज़ें करो। मैंने कहा नहीं ताहिर साहब, मेरी आपके साथ अच्छी है, मैं अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा यहाँ से उतर के मैं आपके पैसे की खातिर मैं के लदा कमरे में जाके बैठ जाऊँगी, मैं नहीं। इससे मेरे अंदर का वसीम अलमोंडी जाग गया, बदामी। ये जो टेलीविजन चैनल ओनर्स ने अपनी ही फैमिली में प्रोडक्शन हाउसेस खोले हुए हैं, सारा काम तो वो कर रहे हैं। हाँ। तो आउटसाइडर प्रोड्यूसर तो बेचारा फके नहीं मर रहा होगा। ये सबसे बड़ा अलमिया ये देखें ना, मैं तो ये भी बात करता था चैनल के मालकान को, मैं कहता था ये आपका काम नहीं है। करेक्ट। आप मार्केट के अंदर देखें कि सलमान आपको क्या चीज़ दे सकता है, आप उससे कहें मुझे पायलट बना के दो, मुझे आइडियाज़ दो। ज़हीर खान क्या दे सकता है, सो ट्रू।
मिसबा क्या, मैंने कहा इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो बेटर प्रोग्रामिंग होगी। अच्छा, दुनिया में होता है इसी तरीके से। देखा ना, ये इतना बड़ा अपना जर्मनी में जो आ रहा है ट्रांसटेल, क्या है वो दुनिया के लोगों की प्रोडक्शन खरीद के डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब टेलीविज़न नया नया आया था, आपको पता है क्या होता था? 60% प्रोडक्शन जो थी बाहर की होती थी और 40% हम प्रोड्यूस करते थे। वाओ, अच्छा। हाँ, फिर ऐसा हुआ कि जब स्टूडियो हमारा बना तो फिर वो उल्टा हो गया, 40% बाहर की प्रोडक्शन, 60% अच्छा ज़हीर भाई, इससे पहले कि मैं आप पे रैपिड फायर शुरू करूं, ये बताएं क्यूपिड ने आप पे और भाभी पे वार कब किया? ये हुआ 1976। तो ये क्यूपिड किसके कंधों पे बैठा था? एक्चुअली बैठ किसके कंधों पे बैठ रहा था ये? क्योंकि तीर वहां से चलता है। हाँ, वहीं से चला था। हाँ। मैं देख रहा था बैठा हुआ टीवी। हाँ। तो उस टीवी पर एक पता नहीं कौन सा एक सीरियल चल रहा था, मायदा पता नहीं, या राइट। या कुछ और था। तो देखा तो अच्छा, हाँ, वो भी इत्तेफाक है। मैं देख रहा था, मुझे एक ड्रामा करना था जिसमें मुझे हीरोइन चाहिए थी। ओके। वो मेरी बारी आ गई थी। मोहसिन अली एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था जब ये होता था। तो मैं वो अच्छा, यहाँ किसी को बुक करने की इजाज़त नहीं थी, सारे रिपीट हो रहे थे। तो मोहसिन ने कहा कि लाहौर से एक लड़की आएगी, उसको देख लो। मैंने उसको स्क्रीन पर भी नहीं, मैंने उसको ड्रामे को उसको देखा, उसको बुला करके मैंने देखा तो उसके लिए वो रोल सही था। दूसरी जन्नत उसका नाम था ड्रामे का। ओके। ये ड्रामा मैंने कि वो धोबियों की कहानी थी, इस तरीके की थी। तो उसके अंदर ये धोबन बनी हुई थी। वो मैंने किया, उसके साथ ही मेरा फिर ये काम। आपने अपने कपड़े दे दिए, लो भाई अब आप यहाँ से कपड़े धोने आपकी जिम्मेदारी। बट अल्लाह ब्लेस यू, यू आर अ ब्यूटीफुल कपल, यू आर ब्लेस्ड विद अमेजिंग फैमिली एंड किड्स. Adnan Siddiqui is an integral part of your family. Mariam, your first granddaughter has graduated. Yes. Congratulations. हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक। पता है मैं आपकी बहुत लाडली हैं, अदनान बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत। अब आप तैयार हो जाए रैपिड फायर के लिए। आपने इतने हीरोज बनाए, कभी दिल नहीं किया कि एक बार खुद भी हीरो बन के देखें? एक दफ़ा बना था। फिर नहीं, शादी वाले दिन दूल्हे की बात नहीं। नहीं, मैं ड्रामे में एक दफ़ा बना था, लेकिन मैंने कान पकड़ लिया क्योंकि वो लाइव था ड्रामा। और उसको याद करके मैं उस ज़माने में क्रिकेट मैच कर रहा था, असलम साहब ने वही रिपीट हो रहा था सब। उन्होंने कहा ज़हीर को बुक कर लो। वो तारिक अजीज़ का ड्रामा था, तारिक अजीज़ ने भी कान पकड़ लिया कि मेरी तौबा, मैं ड्रामा आइंदा नहीं करूँगा। वो मेहदी हसन का लिखा हुआ ड्रामा था, वो मैंने किया था उसके अंदर। उसमें फोबे हुए थे, क्या हुआ था? पता नहीं, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। वो लाइव रिकॉर्ड हुआ ना। लेकिन ज़हीर भाई एक चीज़ होती है कि आपके सामने होने वाले फोबे ऑडियंस को नहीं समझ आते। हाँ, वो आप लोगों को नहीं हुए ना, वो रुक करके फिर वो हुआ, होता है ना, कैसे नहीं हुआ? नहीं, वो लाइफ में तो ऑफ कोर्स मैं रिकॉर्डेड की बात कर। हाँ, recorded। अच्छा जी, आपने कितने अदाकारों को स्टार बनाया और कितने ऐसे थे जिन्हें देखकर लगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा? कितने अदाकारों को स्टार बनाया मैंने। एक मेरा ड्रामा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो इंतकाल हो गया ना, वो भी एक्टर मेरे ड्रामे में पहले आया था, अमेरिका चला गया था ना, फिर कैरेक्टर रोल करने लगा था, वो मैंने उसको किया। फिर अफशाई के अंदर मेरी हीरोइन नहीं थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू, वो सब। फिर ये आलमगीर जो है, ये जो थे इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया। ऑफ कोर्स ज़हीर भाई, वो एक आपने जो डायरी मुझे दिखाई थी जब आप आ रहे थे और उसको कागज कुछ लेकर आए थे, वो मंगवा लूं जरा? जरा मंगवा यार, वो दीजिएगा जरा प्लीज। हाँ, ये देखें ना, ये इसके ऊपर भी जिक्र। लेकिन पहले मुझे ये बताएं, आप कंजूसी कर गए, आपने इतना टैलेंट इंट्रोड्यूस कराया, तो वो जरा नाम तो बताइए। बिल्कुल सही कहा, मैं वहाँ पर पता नहीं क्या मिस कर गया, मुझे लेना चाहिए था। तो टैलेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जब मैं सितारा और महरुनिसा कर रहा था तो मुझे उसके अंदर एक सितारा की ज़रूरत थी। वाह वाह। तो सितारा के लिए मैं परेशान था, सारी कास्ट हो चुकी थी, तो मैं इधर उधर ढूंढता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो साजिद ने मुझसे कहा कि एक लड़की है, मैं आपको मिलाता हूँ, मॉडल है वो। तो मैंने कहा दिखा दे। तो साजिद ने मुझे अतीका से मुलाकात करवाई। अतीका ओडू, द ग्रेट अतीका। ग्रेट, हाँ। यू लॉन्च्ड? यस। सितारा और महरुनिसा। हाँ, सितारा महरुनिसा में लॉन्च हुई और खूब सितारा चमका वो। वाह वाह। तो हुआ क्या कि मैंने जब से उनको लिया तो मैंने देख लिया, अब वो फिजिकली और स्ट्रक्चरली मेरे कैरेक्टर अंदर बिल्कुल फिट। वाह वाह। लेकिन जब मैंने उनका ऑडिशन किया तो मैं डर गया। Why? बिल्कुल सपाट, ओह गॉड, ब्लैंक। अच्छा, आई थॉट मैं अकेला ही था। नहीं, ऐसा होता है। हाँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि साजिद ने तो कह दिया मुझसे, मैंने ले लिया। फिर मैंने उसकी
वो ऐड भी देखा, चाय का ऐड था उसमें थी, मैंने कहा नहीं ये बड़ी फिट है, हो गया। मैंने जब पहली रिहर्सल की तो चली गई तो सब ने मेरे ऊपर आवाज़ें मार दी, साजिद तो ख़ास कर कि खान साहब सोच लें, अगले रोज़ फिर रिहर्सल, फिर यही हुआ, फिर तीसरे रोज़ फिर यही हुआ। मैंने कहा यार मेरे लिए तो बड़ा चैलेंज बन गया ये। वाह। तो मैंने क्या किया, अतीका से कहा, मैंने कहा अतीका ये मेरी बात सुने, आप ऐसा करें, आज जब रिहर्सल ख़त्म होगी ना, इन सबको जाने दें, आप रुक जाएं, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आजकल के ज़माने में जब डायरेक्टर ये कहता है तो लड़की डर जाती है। हाँ, लेकिन अतीका का हौसला है ना। हाँ। अतीका ने कहा जी बैठी, असल में पता है क्या, वो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई Of थी, course. और एक उर्दू उनकी इतनी ख़राब थी, हाँ। उर्दू बोलती थी, उसके अंदर पंजाबी लहजा और अंग्रेज़ी लहजा मिलके एक अजीब व गरीब मंजर बनता था, और उर्दू में होना था सारा काम। मैंने कहा कि आप ऐसा करें, मैं अब आपके साथ पढ़ता हूँ, आपका कैरेक्टर है, मैं पढ़ूँगा आपका कैरेक्टर, सुने आप कि कहाँ पॉज है, कहाँ स्ट्रेस है, ये इस पर गौर करें आप, वाह। अपने दिमाग को लगा लें आप इधर, कहीं नहीं डालने बात को। वो मैंने उनके साथ 1 घंटा बैठ के किया। मैंने कहा मैं दूसरे लोगों का कैरेक्टर पढ़ूंगा जो सादा है, लेकिन आपका भी पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ेंगी। इस तरीके से मैंने 1 दिन किया। अगले रोज़ जब आई तो उस दिन ज़रा सा फ़र्क था, क्योंकि घर पे होमवर्क करके आई थी। एक्सीलेंट। तो फिर उसका साजिद ने फिर भी आवाज़ मारी, खान साहब। मैंने कहा यही करेगी। मैंने कहा मैंने फैसला कर लिया है, अतीका के अलावा कोई नहीं करेगा। एक्सीलेंट। हालांकि उसमें मुखालफत और लोगों की भी अतीका की आई, बट आई वॉज डिटर्मिन्ड शी विल एक्ट। एक्सीलेंट। उसके बाद अगले रोज, उसके बाद तो अतीका फिर ऐसा उन्होंने ओह। कमाल दिखाया कि वो शी वाज अ सुपरस्टार। चलते सितारा मैरून के साथ चला उनकी वजह से। हाँ वाकई सच्ची बात है। Absolutely. इतना आप ज़रा गौर करें ना, ड्यूरिंग शूटिंग अतीका ओडू अगली सीरियल में बुक हो चुकी थी, माशाल्लाह। मतलब उसका ये हाल हो गया था। माशाल्लाह। बहरहाल उसने बड़ी कोऑपरेशन। अगर जहीर भाई वो आज का टाइम होता और अतीका आज होती तो यकीन करें इसकी वजह से वो रिहर्सल खत्म हो चुकी थी। बहुत मुश्किल होता है, पास तो टाइम ही नहीं आजकल के नहीं वक्त। होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो ये हुआ। अब उसमें सानिया की भी, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सानिया भी आप यू लॉन्च सानिया भी पहली बार वीडियो पर, मतलब टीवी पर पहली बार आई। नाइस। बाकी वो स्टेज वगैरह तो हाँ, करती हाँ। थी। और साजिद भी पहली बार आया, साजिद भी थिएटर कर रहा था। जब उसके फ़ौरन बाद सायरा काज़मी ने इनको बुक किया, वाओ। दोनों को धूप बुक किनारे। किया। फिर हाँ, धूप किनारे में साजिद को, सानिया को, इनको सबको बुक किया। वाओ। फिर अतीका को अपनी अगली सीरियल में बुक किया। उसके बाद तो अतीका रुकी नहीं, माशाल्लाह। फिर उसके बाद साजिद वगैरह कोई नहीं रुका। तो माशाल्लाह। माशाल्लाह ये एक काम हो। फिर अफशां जो मैंने की थी, उसके अंदर दोनों हीरो हीरोइन मेरे नए, वाओ। आप गौर करें। बाकी बड़ी कास्ट दूसरी थी, पुराने। और जो कज़न्स जितने थे वो सारे नए लड़के लड़कियाँ, वाओ। ठीक है ना, बहरोज़ वगैरह इनके अलावा। मिसबा उसके अंदर थी। अब आप ज़रा सोचें, मैंने मिसबा को एज एन एक्ट्रेस भी डाला और मिसबा डायरेक्टर बन गई। अब आप कहेंगे कैसे बन गई? कैसे बन गई? मिसबा को ये हुआ कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगी। मैंने कहा नहीं, तुमने इतना तो काम कर लिया, अब तुम्हें करना होगा। कह रही मैं डायरेक्शन सीखना चाहती हूँ। मैंने कहा चले आप मुझे ऊपर कंट्रोल रूम में अपने साथ बिठाएं मुझे। मैंने फिर क्या किया, स्पेशल परमिशन में ली उसकी। कंट्रोल रूम में मैंने कहा जब तुम्हारा सीन ना हो ना तो मैं तुमको पीछे कुर्सी दूंगा, बैठ जाना, मेरे करीब नहीं आना, क्योंकि वहाँ कंट्रोल रूम में इजाज़त नहीं ऑफ है। कोर्स। वो बैठ के वो ये करती रही। उसके बाद मालूम हुआ कि मैंने ही अपना एक सीरियल, जैसे आपने मुझे कहा ना कि मेरा ये काम कर दें, मुझे फुर्सत नहीं है, मैंने कहा मिसबा से करा लें। वाओ। तो उसको मैंने सीरियल अपना जो है ना डोनेट कर दिया, वेरी गुड। वो प्राइवेट सेक्टर में। एंड शी डिड अ गुड जॉब। हाँ यस, माशाल्लाह। और माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छा कर रही है। वाह। तो ये एक डायरेक्टर ये हो गया। वाह। एक डायरेक्टर एहसन है, तालिश। एहसन तालिश। अच्छा। ये आए थे, इन्होंने एक सीरियल बनाया था, सीरियल नहीं एक ड्रामा बनाया था। वो 90 मिनट का, पता नहीं 120 मिनट का था। अब ये दर लेके फिर रहे थे, बिक नहीं रहा था। मेरी तो वो साला होता है ना, मेरी ससुराल है ना तालिश भी। अच्छा। हाँ, ससुर होते हैं माशाल्लाह। मेरे ससुर होते हैं इस तरीके से कि मेरी जो ससुर है उनकी इनकी बीवी उनकी बहन बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो फैमिली। इस तरह की है, एक माशाल्लाह। फैमिली बिल्कुल ऐसी। तो ये मेरे घर आया, ये दिखाया कि मेरा बिकवा दे। मैंने देखा, देख करके मैंने कहा यार ये तो कोई नहीं लेगा 120 मिनट का। बड़ा परेशान हो आगा गया। जी। हाँ परेशान हो गया। हाँ। मैंने कहा मैं तुमको तरकीब बताता हूँ, तुम इसको 20-20 मिनट का काटो, वेरी गुड। इसको काटो 20-20 मिनट के, कितने बनते हैं, 5-6 बनते हैं ना, मैं NTM पे इसको बिकवा दूँगा। वेरी गुड। कहने लगा, मैंने कहा जहाँ शूट करना हो ना
वहाँ शूट कर लेना, मैं तुमको मेरे साथ बैठ के देखो, मैं बता दूंगा। और मैंने कहा एक्टिंग करो तुम, लेकिन तुम डायरेक्टर के स्टफ हो, तुम डायरेक्टर बनो। ये जो तुमने किया है ना, तुमको अंदाज़ा नहीं हुआ कि तुम थ्रिलर और ये कर रहे हो, सस्पेंस ऐसे नहीं होता ढीला। मैंने कहा इसको छोटा करो। ओके, वो मैंने लिखवा दिया। माशाल्लाह। उसके बाद He never looked back. एहसन चौधरी, एहसन तो ताली साहब never looked back. चले फिर Wow. एक ये डायरेक्टर, फिर बाकी में जो टीवी में लोग हैं प्रोड्यूसर में तंग कौन करता था? हैं? तंग कौन करता था? तंग इसमें सितारा मेहरून से में हर ड्रामा मतलब सबसे ज्यादा आज तक किसने तंग किया आपको? मुझे सबसे ज़्यादा साजिद ने तंग किया। साजिद पता क्या करता था? हाँ, साजिद जो है ना कुछ कह करके ना कहता था ऐसे। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं है, मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ के आता हूँ, जो पेस है ना तुम पेस बिगाड़ दियो। साजू मैंने भाई कहा तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा तुमको ये नहीं पता कि अभी जो मैं सीन कर रहा हूँ ये कहाँ लगेगा, ये मुझे पता है, वाह, तो उसका पेस क्या होगा। तो साजिद ये अक्सर व बक्सर ये किया करता था। लेकिन उसके अंदर अपना जो अफशा में ज़्यादा परेशान मुझे हीरो ने किया, हीरो ने नहीं किया। ओके। ठीक है ना, वहाँ ये हुआ। बाकी कास्ट बहुत अच्छी थी, इतनी बड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सबसे बुरा एक्टर मेरे अलावा कौन सा आपको मिला? सबसे बुरा एक्टर एक था, माजिद एक नाम था। ओके, ठीक है ना, पूरा नाम नहीं लेते, पूरा बस मैं था। नाम नहीं ले रहा, हाँ। माजिद नाम था। हाँ। लेकिन कभी कभी वो ऐसा करते थे कि बिल्कुल भूल जाते थे। माशाल्लाह। आप परेशान हो जाएं, आप शॉर्ट की चले आ रहे हो नहीं रहा। हाँ। एक दफ़ा तो मुझे ये करना पड़ा कि लंच ब्रेक 1 बजे होता था, मैंने 12 बजे कर दिया। मैंने कहा जाएं सब, मैंने कहा करो, ये तुमको ही करना होगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। वाओ। फिर उसने करके दिया, ज़रा ठीक ठाक माहौल हुआ। तो ये वो सबसे ज़्यादा एंड सबसे इंटेंस एक्टर कौन सा मिला आज तक आपको, जिसको आप ही देखते थे, आप मतलब कट कहना भूल जाते होंगे? वो लेकिन एक्टिंग में अदाकारी में तो ये नहीं होता था। हाँ, हाँ, क्योंकि अदाकारी करते में आपको इतना विजिलेंट होना होता है डायरेक्टर को कि उसको तो कट करना ही पड़ेगा ना। नहीं लेकिन फिर भी मतलब अंदर से क्लैप होती थी कि यार ये वाह। कभी कभार पता कौन, इम्तियाज़ अहमद, अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। Really? क्या बात है उस आदमी की। वो म्यूज़िक को भी बहुत अच्छा जानता था, वाह, वाह। ड्रामे को जानता था, डांस वगैरह को भी जानता था। ये फाइन एक्टर, बहुत बड़ा अच्छा एक्टर था। हाँ। बहुत। तो उसमें ये बड़ा कमाल था, कभी कभी कर जाता था वो। हाँ। इस तरीके की चीज़। तो वो उसके देखे ना, यहूदी बना था, कैसा उसने बना अफशा में, उसने कमाल एक्टिंग की उसने। तो ये सारी चीज़ें। अब उसके अंदर एक साहब थे, उनको कोड़े पड़ने थे, वो इतने परेशान हो गए, वो कहने लगे कि मैंने कहा नहीं मैं लगवाऊंगा, यही मारेंगे इम्तियाज़ भाई। तो उन्होंने कहा कैसे, तो कहने लगे नहीं मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा। मैंने इसकी यहाँ पर बंधवाया, बेल्ट बांधी। हाँ कुछ बंधवाया। हाँ। मैंने कहा आप खुल के मारो। हाँ। अच्छा, उसने भी ऐसे ही मारा। बाद में कहने लगा मैंने कहा चलो बातें ना बनाओ, हो गया बस ना, बहुत अच्छा सीन हो गया। वाह। वो बना हुआ था उनका नौकर। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें होती थी अपने। अच्छा, फिर आप प्रोड्यूसर थे, फिर सडनली यू बिकम द बॉस विद ऑल द प्रोड्यूसर्स जिनके साथ आपने काम किया था, वो आपको रिपोर्ट करना शुरू हो गए। हाँ, वो क्या था? ये एक अब आपको ये कहानी सुनाऊँ बड़े मज़े की। हाँ। मुझसे सीनियर शहजाद खलील थे। अब प्रोग्राम्स मैनेजर बनना था, तो शहजाद खलील को पहली ऑफ़र आई, ही रिफ्यूज़। वाई? उसने कहा नहीं मैं बनना ही नहीं चाहता, मैं प्रोड्यूसर रहना चाहता। अच्छा, ये हमारा ख्वाब था, ये मेरा भी था। मैंने कहा नहीं मैं भी, अच्छा मेरे ऊपर आ गया। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनना चाहता। उन्होंने पता क्या किया, वो रूल है ना, उन्होंने कहा आप दोनों को स्किप करके हम दूसरों को प्रमोट कर देंगे, तो आपकी प्रमोशन मारी जाएगी। वाह। अब हम क्या किया, मैंने और शहजाद खलील ने बैठ के फैसला किया कि हम प्रोडक्शन भी करेंगे। पहले मैं बन जाता हूँ पीएम, मैं प्रोडक्शन काम करूँगा, 3 महीने के बाद मैं छुट्टी पे जाऊँगा, आप आ जाना। तुम आ जाओगे तो मैं अपना तैयार करूँगा सीरियल। वाह। उसके बाद मैं आ जाऊँगा तो तुम कर लेना जो करना है। हमारा मुआहदा हुआ। तो इसमें हुआ ये कि 1 PM शहजाद थे, 2 PM मैं था। वाह वाह। तो हेडक्वार्टर में ये हुआ कि वो पूछते थे कौन है भाई, 2 PM है या 1 PM है। तो इस तरीके से किया। तो लेकिन जब PM में बना तो मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा मुझे अपनी ख्वाहिशात को, अपनी विल को, इन तमाम चीज़ों को माइनस करना होगा। वाह। तो मैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकूँगा, वरना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये सोच करके ना अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी अना को एज प्रोड्यूसर उसको मार दिया। वाह। तो मैंने कहा यार मैं इंटरनेट करूँगा क्या, तो वो कहेंगे बुरा मानेंगे, अब डांटूंगा भी किसी को, ये भी होगा, सारे मसाइल होंगे। बहरहाल मैंने फिर किया, तो मेरे साथ बड़ा अच्छा
तमाम प्रोड्यूसरों का बहुत अच्छा रहा, खासकर जो ख़वातीन थी उसके अंदर उनका बहुत अच्छा रोल था मेरे साथ। नाइस। उन्होंने बड़ा अच्छा, और उन ख़वातीन ने उसमें तो तीन तो फरखुंदा थी जनरल मैनेजर बन गई, ज़रताज अली जनरल मैनेजर बन गई, शाहीन अंसारी थी प्रोग्राम्स मैनेजर बनी, नाहिद अंसारी बनी, ये मेरे साथ काम करते, रिफत हुमायूं वाओ, वंडरफुल प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स। ये सारी। फिर इन लोगों ने मुझे किया, क्या नाम, काजिम पाशा मेरे असिस्टेंट थे, इकबाल लतीफ़ थे, नाजिमुद्दीन थे, ये लोग रहे, फिर ये प्रोड्यूसर बने। इन लोगों ने भी अच्छा काम किया, मुझे प्रॉब्लम नहीं आई वैसे, ये बात है। रवि, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है बजिया के साथ, हसीना आपा के साथ, तो ये क्या वजह थी? वर यू कंफर्टेबल विद देम और व्हाट? असल में ये जो ख़वातीन थी ना, हाँ। ख़वातीन जो भी थी वहाँ पर, वो हाँ। मुझसे बहुत कंफर्टेबल रहती थी। ये हमने सुना है। खासकर बजिया और हसीना, इनके मैंने ज़्यादा लिखे हैं, ज़्यादा माशाल्लाह, किए हैं, कहाँ? और वो मुझसे नहीं भी करता था तो मुझसे मशवरा ज़रूर करती थी। Okay. ये उनकी बात थी कुछ ना कुछ। लेकिन उसके अलावा मैंने असगर नदीम सैयद को भी legend. किया मैंने। हाँ। आवाज़ें मेरे जो था वो असगर नदीम Yes. का था। Yes. आवाज़ें के अंदर मैंने इतने नए लोग इंट्रोड्यूस किए, जो बाहर इंग्लैंड से मैंने लोग कास्ट किए थे, उसके अंदर मेरी बहुत बड़ी कास्ट, तो वो मैंने तस्मीना, जुल्फ़िकार, Yes, हाँ, है ना? ये हाँ, मैंने किए हाँ, मैंने। तो तस्मीना जुल्फ़िकार जो थे वो अली रिजवी ने, अली भाई किए। ने करवाए थे मैंने first, जिनको किए ना, 2 हीरोइन मैंने वहाँ से ली, मत ये असगर नदीम सैयद यहाँ से। मैंने कहा बात सुने, वो वहाँ जो पैदा हुआ है ना, जो उर्दू बोलेगा उसकी बात कुछ और Correct. होगी। उसको मैंने यहाँ अपने शो में बुलवाया भी था, हाँ, यहाँ पर सब हाँ। कुछ। तो वो बड़ा अच्छा एक मेरा तजर्बा रहा आवाज़ें का, उसमें मैंने बड़े नए इंट्रोड्यूस किए। हाँ, लेकिन राइटर जहाँ तक सवाल होता है, राइटरों में मेरे साथ अपना रज़ी अख्तर शौक़, इनका मैंने ड्रामा किया। उसके बाद ये अपना मैंने बताया असगर नदीम सैयद, बजिया, ये ताहिर शेख को मैंने इंट्रोड्यूस किया एज ए राइटर। वाओ, आपको पता है, वो इस्टेब्लिश हो गए, उनके मैंने ड्रामे प्रोड्यूस किए। लेकिन मैंने मुख्तलिफ, शाहिद काज़मी, इनके मैंने किए, मतलब मुख्तलिफ जो थे उन लोगों के भी मैंने किए। रियाज फरशोर भी बड़े मशहूर किस्म के, सलीम अहमद, तो ये सारे राइटर तो ये मैंने तो किए। इनमें से सबसे औखा कौन था या कौन थी जो कहती थी खबरदार मेरे फुल स्टॉप कॉमे को चढ़ा दो? हाँ, वो एक राइटर था, वो था, ये आपने ऐसा सवाल किया मुझे वो याद दिला दिया आपने। उनका नाम था इकरामुल्लाह। वाह, एक ही ड्रामा किया था मैंने उनका, और ये पता क्या था, वो इस ड्रामे का नाम था रोज़न जिंदा, लॉन्ग प्ले था, और ये इन्होंने इंडिया में लिखा था, और ये कंपटीशन के अंदर ये विन हुआ था ड्रामा। नाइस। तो पाकिस्तान आ गए यहाँ पर भी, तो मैं उनके पास गया, जाकर के मैंने उनसे कहा कि ये ड्रामा अच्छा मैंने पढ़ा। मुदब्बिर जी ने मुझसे कहा देखो बड़ा अच्छा राइटर है ये। मैंने देखा वाकई अच्छा था। उसमें ख़राबी क्या थी, उसमें कोई लड़की नहीं थी। लड़की का जिक्र पूरे ड्रामे में, लेकिन उसको अपीयरेंस नहीं है उसकी, कुछ नहीं। तो मैंने कहा यार ये मुदब्बिर भी बड़ा ड्रामा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये, तो मैंने कहा उनसे बात करें, उनसे कहें इसमें कैरेक्टर को जिंदा कर दें ना, कोई कुड़ी पाओ। हाँ कुड़ी पाओ। तो वो क्या हुआ, उन्होंने कहा वो नहीं मानेंगे। हाँ। मैंने कहा मुझे लेके चलें आप उनके पास। मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा, कमाल, उनकी बड़ी तारीफ़ की बहुत। मैंने कहा लेकिन ये रेडियो के लिए आपने ड्रामा लिखा, मैं टेलीविज़न पर आपका ड्रामा कर रहा हूँ, इसमें आपने लड़की का इतना जिक्र किया है वो नज़र नहीं आती, उसके अंदर वो नज़र आनी चाहिए। कहने नहीं मियाँ मैं तोता मैना की कहानी नहीं लिखता। अरे वाह। मैंने कहा तो फिर बात सुनो। अच्छा मैं बड़ा ब्लंट था ना, मैंने कहा तो फिर आप आइंदा कभी लिखेंगे भी नहीं। उफ। मैंने कहा टीवी पे तो नहीं लिखेंगे आप, रेडियो में लिखते रहे आप। मैच पड़ गया। हाँ उस वक्त मैंने कहा मेरी बात सुने, आप लिख दें, उसको डायरेक्ट करना मेरा काम है, वो मैं करूँगा, आप ना कहें मुझे आप। उसमें भी इम्तियाज़ अहमद लड़की का बाप बना हुआ था, उसमें शकील था, क्या बड़ा अजीब सी कहानी थी। वो ये था कि ये है ना, ये यहाँ पर एक बना हुआ था रोशनदान, उस दीवार के उस तरफ जुआ खाना था। वाह। और इधर जो है ना एक ये बूढ़ा अपनी एक लड़की के साथ रहता था घर के अंदर। पैसे वैसे कोई नहीं थे उसके पास, गरीब आदमी, ठीक है ना। और वहाँ जुआ था तो पैसों की बातें आती थी, सुनता था। शकील उसके अंदर हीरो थे, ठीक है ना। वो भी आए, वो एक दिन उससे घर में कूद गए। घर सब कहानी में, हाँ। घर में कूदे ना वहीं से। अब वहाँ लड़की सामने थी, लड़की का जिक्र हो रहा है। मैंने कहा यार लड़की डालें जिंदा, वो मैंने उनसे डलवाई,
उसके बाद मान गए, उसके बाद वो मेरे मुरीद हो गए। मैंने कहा राइटर ऐसे होते, वो था एक राइटर। वाह। बाकी कोई मसाइल कभी मेरे साथ राइटर की बात नहीं है। अब आ जाते हैं शायरों पे। आपने हाँ। कुछ शोरा कराम को तो बकायदा कहा, आओ जो छोड़ो शायरी, भूखे मरोगे, इधर आओ गाने शाने लिखो। हाँ। ये क्या बैकग्राउंड था? ये था कि मैं शायरी तो शायर मुशायरे वगैरह तो किया करता था, शायरों से भी मेरी वाकफियत थी। और फिर जो मौसीकी की जब प्रोग्राम करते थे, असातिज़ा के भी हम लोग उसके अंदर कलाम करते थे। और फिर जो आजकल के शायर हैं उनका भी करते थे। उबैदुल्लाह अलीम हमारे प्रोड्यूसर थे, राइट। और वो शायर भी थे, शायर बहुत अच्छे थे। तो मैं उबैदुल्लाह अलीम को कहता था, अल्लाह बख्शे अब तो नहीं है जिंदा, मुँह पे कहता था। मैंने कहा उबैद, मैंने कहा यू आर ए वेरी गुड शायर बट बैड प्रोड्यूसर। वाह। वो बड़ा हंसता था। मैंने कहा नहीं तू बड़ा प्रोड्यूसर है, ये सब कुछ। तो एक दिन क्या हुआ, वो आया मुझे आकर के कहने लगा कि एक बंदा है, मैं तुमको मिलवाता हूँ। मैंने कहा मिलवा दे। म्यूज़िक के प्रोग्राम करता था ना वो। इसके भी मैंने कलाम बहुत किया उबैदुल्लाह अलीम का। तो कहने लगा कि मोहम्मद नासिर उसका नाम है। वो आया तो उसका शेर था, उसने सुनाया, चले तो चाँद रुके तो हवा, रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाऊँ जैसा है। बहुत अच्छा शेर मुझे लगा। मैंने कहा मिला दे। आया, मैंने उसकी ये गज़ल भी की। और फिर मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बात सुनो, ये मुशायरों वगैरह के चक्कर में ना पड़ना, वरना भूखे मरोगे। मैंने कहा ये सारे ऐसे ही फ़क़रे हैं। तो मैंने कहा बहुत कम है रईस उसके अंदर, लेकिन वो बड़े शायर नहीं है जो रईस है, वाह वाह, फ़क़रे बड़े शायर हैं। ऐसे ही है। तो मैंने कहा तुम बस पैसे कमाओ, गीत लिखो। मैंने कहा तुम अच्छी अस्ताई लिखते हो छोटी छोटी, मैंने कहा लिखो ये। तो मैंने उसको इस लाइन पे लगा दिया। बट ही रियली प्रूव्ड। उसने आलमगीर के एल्बम लिखे, शेकी के एल्बम लिखे, मतलब बड़े लोगों के जिसके भी उसने एल्बम लिखे ना, सुपर हिट, सुपर हिट। और बहुत अच्छे गाने लिखे उसने। एक खालिद वहीद होता था सिंगर, उसको मैं घर से सोते को उठा के लेके आता था, इतना अच्छा सिंगर था। मैंने कहा यार बात सुन, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो उसको मैंने, उसके बाद उसने घर गाना वाना सब छोड़ा। तुम्हें पता क्यों छोड़ा होगा, तुम्हारी वो कहानी, खैर उसको हमें डिस्कस नहीं करना। हाँ। लेकिन मेरे साथ उसके बहुत अच्छे थे कि हाँ। वो बड़ा अच्छा, खालिद वहीद ने उसको बहुत सपोर्ट किया। ये बड़ा गरीब परवर शायर था मोहम्मद नासिर। तो आप समझ लें कि मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ तो उसको ट्रिब्यूट है। उबैदुल्लाह अलीम को भी ट्रिब्यूट है, वो जिंदा नहीं है। लेकिन ये कि बड़े, अब देखें ना कैसे कैसे शायर थे। कमल बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स, हुआ चराग तो घर ही जला गया एक शख्स। इस तरह के कलाम भी होते थे। अच्छा, मुझे बहुत शेर याद थे, लेकिन अब जैसे वक्त गुजरा ना, तो मैंने कहा मैं शेर याद रखूँ या अपने आप को देखूँ। नहीं, लेकिन उससे हमें याद आया कि आपने जब अपने रोज़ने जिंदा में थे आप, अच्छा, तो आपने भी तो शायरी की थी ना। ये आपने मुझे छेड़ा था उस वक्त, और मैं उस वक्त कन्नी काट गया था। लेकिन जब मैं घर गया ना, तो फिर मैंने आपको फ़ोन किया। हाँ। तो मैंने अपनी को ढूंढा, तो मैंने कहा एक्चुअली 2 सफ़े निकले। अब इस डायरी के अंदर जो है ना, बहुत सी चीज़ें, मेरी यादें और नोट्स हैं इसके अंदर। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा मैं किताब लिखूँगा तो इसके अंदर से मुझे तो बहुत से रेफरेंसेस मिलेंगे। तो कब लिखेंगे? अब आपने छेड़ा है मुझे, तो मैं लिखूँगा। अब तो आपको रोज़ छेड़ेंगे जब तक आप किताब नहीं लिखते। नहीं, अब आपके छेड़ने पर, क्योंकि मैंने आपका रेड लेबल और ब्लैक लेबल जब देखा ना, तो मुझे उससे ज़रा सा वो हुआ कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए। मैं क्लियर कर दूं, रेड लेबल ब्लैक लेबल किताबें हैं, बजाय इसके कि आप ज़हीर भाई को कोई और सोच। तो मैंने देखा तो मालूम हुआ कि मुझे 2 चीज़ें मिल गई जो मैंने लिखी थी। प्लीज़ अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। जी जी बिल्कुल। लेकिन इसका उस पर ना जाइएगा। लोगों को मैं कह रहा हूँ, जो शायर हज़रात हैं ना, वो मेरी शायरी पर ना जाएं, मेरे तख़य्युलात पर जाएं। वाह वाह। और मेरे दर्द पर जाएं। तो वो समझें आप कि अगर आपने ये वक्त गुजारना होता ना, तो आप तो दीवान लिख देते। मैं दीवान नहीं लिख सका, लेकिन मैंने कुछ लिखा है इसमें। ये वो वक्त है जब आप प्रिजनर ऑफ वॉर हैं और आप कैंप में हैं, और आमद हुई है। तो वो क्या हुआ, अब ऐसे ये मैंने लिखा कैंप नंबर 28 में 26 अप्रैल था साल। अब उसमें उस दिन 1971 72 71। जाहिर बात है, उस रात में किसी वजह से दुखी था। तो ऐसी मैं आमद हो गई, सोचता रहा। उसमें मैंने उठाई एक डायरी अपनी और लिखा, दर्द की रात को गुज़रना है सो गुज़र जाएगी, क़यामत अगर आई तो आके टल जाएगी, मेरे चमन में ख़िज़ां का दौरा है, बहार को आना है एक दिन ज़रूर आएगी।
असीरी रहेगी कब तलक मेरा मुकद्दर, सबा आखिर एक दिन पैगाम मुसरत लाएगी। आहा, अपने कांधे पे उठाए हुए गमों का बोझ, जिंदगी अपनी हंसते गाते गुजर जाएगी। ये दुखों का सफ़र है, जी भर के उन्हें देख तो लें, फिर न जाने जिंदगी में ऐसी घड़ी कब आएगी। अल्लाह। अब आप मुझसे पूछेंगे कि किसको देखना चाह रहे थे आप? किसको देखना चाह रहे? वालदा? नहीं, वालदा नहीं थी, वालदा तो थी, हमेशा होती हैं। हाँ। ये एक चांद था, अच्छा। हाँ, आहा। जो मशरकी पाकिस्तान में उभरा था। आहा। तो बस ये तो वो चांद फिर गहना गया कि कहाँ गया? फिर वो चांद, जाहिर बात है, हालात हुए जब मेरा जो घर था वहाँ पर वो ख़त्म हो गया, जब जहाँ पर रहते थे, तो वो उधर रह गई, हम इधर रह गए। ये वो हाउस ऑन द लिटिल प्रेरी वाला? Exactly. अरे वाह, तो इस तरीके की बात है। अब एक फिर मैंने लिखा 15 मई ये 1972, तुझ बिन उदास उदास रहता हूँ, तन्हाइयों में अक्सर ये सोचता हूँ, न जाने तू किस हाल में होगी, परेशानियों का मुजस्समा बनी होगी। हाय ये चांदनी रात और कैद तन्हाई, ऐसे में जालिम तू बहुत याद आई। मैंने जब भी चांद को देखा, मुझे उसमें तेरा ही अक्स नज़र आया। इतने ही 14वीं के चांद उभरे, मेरे अरमानों के साथ डूबे। कब ये जुल्मतों के अंधेरे छटेंगे और दो प्यार भरे दिल आन मिलेंगे। ये मैंने 2 चीज़ें कोशिश की थी। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, इस पे नहीं लगना, वरना सब कुछ रोज़ी रोटी सब भूल जाओ। ये सब वही 14वीं का चांद है, या आफ्ताब हो, को भी हो तुम बांग्लादेश की गुलाब हो, या ये इस तारे में कुछ और था? ये नहीं, ये एक मैं ये 71, हाँ 70s में, उससे पहले से मेरा एक था वहाँ पर अपना मशरकी पाकिस्तान में मामला, तो वो मेरे साथ लंबा चला। वो फिर वो कहते हैं ना, बेल मंडे नहीं चढ़ी। कोई बात बेल मंडे यूँ नहीं चढ़ी कि ये मशरकी पाकिस्तान का टूटना, बांग्लादेश का बनना, फिर वो पूरी फैमिली वहाँ पर, अब बहुत बड़ी फैमिली थी वो। तो कसक, एहसास, दर्द, हल्का हल्का जो आपने छुपा के रखा हुआ है, हाँ, वो एक रोज़ाना जिंदा की खिड़की से आप झांकते हैं, देखते हैं, फिर बंद कर देते हैं। हाँ, वो इस तरीके से फिर वो काफ़ी दिन में फिर उसके ऊपर, लेकिन मैंने कहा चले अब वक्त गुजर गया इतना, तो उसको छोड़ें। फिर 76 में मैंने ये शादी जो हुई, माशाल्लाह, इस तरीके से सिलसिला चला। वाह वाह तो ये वाह। हुआ। नहीं, ये बताएं, जो वो जिनको देख के आपने कहा नहीं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमसे भी ना हो पाएगा। हाँ, वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, डायरेक्टर की आवाज में क्या होता है कि एक और टेक सुनते ही एक्टर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? एक्चुअली पता है क्या, होना नहीं चाहिए टेक एक ही दफ़ा, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब वो तो आपका लेजेंडरी टाइम था कि 3-3, 4-4 कैमरों पे रिकॉर्ड हो रहा हाँ, था। मुश्किल काम था वो, बड़ा मुश्किल का। आप एक लाइन बोलते हैं 10 लोगों से गालियां पड़ती थी। बहुत मुश्किल है, रिपीटेशन। घर में बेगम साहब ने कभी कहा ज़हीर साहब यहाँ डायरेक्टर नहीं, शोर बन के रहे। हाँ, नहीं, लेकिन वो कैसे कहती, वो घर में खुद एक्ट्रेस बन के रहती थी। अच्छा, ये बताएं, सेट पर ज्यादा ड्रामा होता है या ड्रामे के बाहर? ड्रामे के बाहर ड्रामा बहुत होता है ना? हाँ। कोई बिहाइंड द कैमरा ऐसा सीन जो होता है, जिसमें आप गए यार ये क्या हो गया? बहुत कुछ होता है, या होता है। एनी वर्थ शेयरिंग इंसिडेंट्स? नहीं, मेरे साथ एक दफ़ा अपना उसमें हुआ था, स्टूडियो में ही हुआ था, शकील के साथ हुआ था। शकील साहब के साथ। हाँ, हुआ क्या था, मैं एक ड्रामा कर रहा था, रोज़न जिंदा। अच्छा, वो बड़ा अच्छा प्ले था, तो उसका लास्ट सीन मैं रिकॉर्ड कर रहा था। उस ज़माने में प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने कहा कर लें, उसके बाद न्यूज़ होने वाली, फिर आपको वरना VTR नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़। खैर, मैं अपना शॉर्टकट बता के कैमरामैन को आया, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैमरामैन को ये कहा कि बात सुनो, जूम नहीं करना, तुम्हें डॉली करना है। वो कमरा बहुत बड़ा था, खाली दिखाया था उसमें, और ये आके याद करता होगा तो डॉली। जब मैंने ऊपर कैमरा कट किया ना, तो वो जूम कर रहा था। आई शाउटेड, मैंने नीचे आया, मैंने आकर के उसके कैमरामैन की ऐसी कर दी। मैंने कहा मैं ये डॉली जो कराने का मकसद ये था कि कैमरा जा रहा है उसके साथ, तो वो कैरेक्टर जूम में होता है क्या, कैरेक्टर आपके पास आता है, इधर आप जा रहे हैं एग्जैक्टली, तो ऑडियंस जा रही है एग्जैक्टली, तो वो ये मेरा पर्पस।
मैंने बहुत शॉट किया था। शकील, उसने कहा, इन्होंने कहा शकील पे मैंने बहुत शॉट किया। शकील जो है ना निकल गया, उसने कहा मैं नहीं करूँगा। अब मेरा ड्रामा क्लाइमेक्स रुक गया। मैंने कहा क्या करूँ, मैं भी अड़ गया। मैंने कहा मैं सीखते थे, मैं नहीं जा रहा। बहुत ही बात पड़ गई। खैर बाद टाइम वो न्यूज़ भी हो गई, फिर बाद में करना पड़ा। तो मैंने कहा छोड़ो यार क्या करूँगा। मैंने अच्छा वो रोने का सीन था, कैन यू इमेजिन। मैं फिर गया, मैंने शकील पे रो रहे थे। हाँ, मैंने शकील को कहा आई एम सॉरी, आ जाओ। अच्छा आया, जब उसने सीन किया ना तो आप यकीन करें कि दहाड़े मार करके सीन में रोया बगैर। ओफ। मैंने कहा यार शायद इस वजह से ये वाक़या हुआ। आपने उसके बाद सुना सबको डांटना शुरू कर दिया। किसी अदाकार ने इतनी बुरी एक्टिंग की हो कि आपने कैमरा ही दूसरी तरफ कर दिया। अक्सर होता था। उस जमाने में हीरोइन ज्यादा नखरे करती थी या आज के हीरोज? आजकल के ज्यादा हीरो। किसी एक्टर ने कहा सर मेरी गलती नहीं सी, कैमरा मैंने पसंद ही नहीं करता। अच्छा, ये होता है। ये देखे ना, ये जो मैंने भी आपको वाकया सुनाया यही था ना। एब्सोल्युटली आपसे एक डायरेक्टर के पास सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस कौन सा होता है? वंस मोर या अल्लाह रहम फरमा? वंस मोर का ज्यादा होता है कुछ डायरेक्टरों के पास, है ना? हाँ। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर फ्रॉम अ शॉट, ये कैसे आता है? आपको कैसे पता चलता है दिस इज द परफेक्ट शॉट दैट आई टेकन? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको तो मुझे अंग्रेज का मकूला जो है ना, अंग्रेज इस मामले में बड़ा सीरियस है। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज जो कहता है ना, वो कहता है लिख के काम करो सारा। एब्सोल्युटली। जो मैंने आपको कहा ना शॉर्ट स्क्रीन प्ले जो बनाते हैं, जब आपने एक चीज कर ली ना तो आपने कहा, मैंने किया था ना, मेरे साथ हुआ, इंग्लैंड में हुआ ना, तो मैंने कहा आई वांटेड टू डू इट अगेन। उसने कहा व्हाई? वाओ। अच्छा, उनका वाई हमेशा होता है, कहते हैं वाई। अब वाई का क्या आदमी, मैंने कहा आई वांटेड, नो यू आर नॉट श्योर। मतलब आप श्योर ही नहीं है कि आप सही काम कर रहे हैं। उसका वो कभी नहीं कहता कि जी रीटेक को कि दोबारा मैं कर लूँ। एक दफ़ा जब आपने कर लिया तो ये जो लिखा हुआ होता है ना, यही तो चीज़ होती है। वाह 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 वाह। ये मेरे साथ हो चुका है। उनके पास हमारे एक्टर नहीं होते ना, हाँ, उनको ये नहीं पता कि हमारा एक्टर कहता है सर दोबारा कर ले। अगर अधिकारियों को रिपोर्ट कार्ड दे तो बातें ज्यादा काम कम। अवार्ड किस कैटेगरी को मिलेगा? किस कैटेगरी को मिलेगा? मैंने बुशरा आपा के साथ काम किया, वहाँ बातें बहुत होती है। इकबाल भाई से भी बड़ी डांट खाई थी एक जमाने में। काम अच्छे को अवार्ड मिलता है। और एक दफा मैं एक शो होस्ट कर रहा था, मुझे याद है आप बैठे हुए थे गेस्ट में, और मैं नीचे आया तो अदनान सिद्दीकी भी थे। तो मैंने आपको कहा कि अभी अदनान को स्टेज पे बुलाएंगे और मैं इनसे कहूँगा अदनान डांस करो। तो आपने कहा अली मियाँ, सलमान मियाँ, अदनान उन एक्टर्स की कैटेगरी में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तुम इनसे डांस करवा कर दिखा दो, हम तुम्हें मान जाए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपने कभी किसी एक्टर से कहा बेटा तू कर जा के आराम कर, ड्रामा सी आप ही बना लें? ये मैंने कहा, मैंने कई लोगों से कहा कई दफा, है ना? मुझे याद नहीं, लेकिन ये जरूर कहा। हम नाम नहीं लेते किसी, हम दिलजारी नहीं करे, बट वी आर एंजॉयिंग। मैंने नहीं, लोग आते थे ना, मैं कहता नहीं आप दूसरा काम कर लें, तो ऑडिशन देते थे ना। हाँ। तो उसी में पता लग जाता था कि इसको लेना है या नहीं लेना है। तो उसके अंदर हम कहते थे, मैं कहता दूसरा काम कर लें, आपकी जिंदगी बन जाएगी, इसमें जिंदगी खराब हो। सो ट्रू। लेकिन ज़हीर भी जो आपका टाइम था ना, उसमें जो लेजेंड्स थे, द काइंड ऑफ पे चेक दे वुड हैव, जो उनको पैसे मिलते थे, चाहे वो सिंगल सीरीज होती थी या मल्टीपल एपिसोड बाद, उसमें घर तो नहीं चल पाता होगा? नहीं, वो नहीं चल। देखें उसमें होता क्या था, उस जमाने में बहुत कम एक्टर थे। एक तलत हुसैन था, हाँ, जो फ्रीलांसर था, ठीक है ना, और एक कमाल अहमद रिजवी साहब थे, वो फ्रीलांसर थे। वरना बाकी तमाम एक्टर जो थे ना कहीं मुलाजमत करते थे। वरना इसमें तो घर नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। मगर पीटीवी के एम्प्लॉइज का घर, यू वर सफिशिएंट बाय द पे चेक्स यू वुड गेट, या वो भी टफ था? नहीं, वो भी कम था। देखिए ना, जब हम लोग आए टीवी में, तो हमारी जो तनख्वाह, जो जिन्होंने ये टीवी इजाद किया है, उन्होंने तनख्वाह हमारी हजारों में सेट की थी। ओके। ये उन्होंने सैकड़ों में हमको दी। जैसे मैं वो एक साहब कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे करोड़पति बनाया। कहता माशाल्लाह। पहले क्या थे? कहता अरबपति। अगर आज आपको वही पुरानी टीम मिल जाए तो पहले शूटिंग करेंगे या सबको गले लगाएंगे? सबसे पहले तो मैं, अगर वो पुरानी टीम मिल जाए तो मैं पहले शूटिंग करने से पहले शूट कर दूंगा। ज़्यादा बेहतर ही है। आपने कितने फनकारों को लॉन्च किया? कभी किसी ने आपको अपनी फिल्म का फ्री प्रीमियर दिखाया या सिर्फ कार्ड ही भेजा, सब आ जाइएगा? नहीं,
ये बड़ा इमोशनल चीज है। हाँ। कभी किसी अदाकार ने आपको भी डायरेक्शन देना शुरू की हो कि ज़हीर साहब ठहरे इस तरह ऐसे कर लें, ऐसे कर लें? जब डायरेक्टर में प्रोड्यूसर था ना उस हाँ। वक्त वो बताने के लिए मतलब होते थे लोग बहुत से, तो मैं तो हमेशा उनको एक बात कहता था, मैं कहता था ये आपका काम नहीं है, वेल डन। आप अपना काम करें। कभी ऐसा हुआ कि सीन इतना अच्छा हो कि ज़हीर भाई खुद तालियां बजा रहे हैं? ये हुआ है। कहाँ पे और कौन सा? ये मेरा पता कहाँ हुआ, सितारा मेहरुनिसा में हुआ मेरे साथ। मैंने अनवर मसूद का डेथ सीन रिकॉर्ड किया था, ठीक है ना। तो वो राज़ी नहीं हो रहे थे सितारा मेहरुनिसा का डेथ सीन करने के लिए। मैंने कह करके लिखवाया, मैंने कहा लिखे, मैंने उसको लिखा कैसे, अच्छा वो समझ रहा था कि मैं कैसे मारूँ। मैंने उनको फ्लैशबैक में मारा था, एक होता ना फ्लैश फॉरवर्ड। तो मैंने कहा देखा 2 एक्टर है ना, एक साजिद था और एक ये थे, ये बोल रहा है और वो साजिद बोल रहा है, तो घर में कोई नहीं है, पूरा घर खाली है, सन्नाटा, सब जा चुके हैं उधर। ये साजिद मिलने के लिए आया है और जब वो बात कर रहा है तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल पीछे लेके जाऊंगा, आप कहानी सुनाते रहेंगे इसको। ये मिलने आया है ना, बताते रहे अपनी बीवी के बारे में, सितारा के बारे में, मेहरुनिसा के बारे में क्या क्या हुआ, ये सुनता रहा। साजिद ने 1-2 बातें की, मैंने कहा ऐसे लेके चश्मा लेके बैठे रहे, कैसे सीन था, मैंने क्रिएट करके दिया था, मैंने कहा बैठे रहे वो करते रहे। अच्छा फैसल नदी मेरा कैमरामैन था, मैंने कहा बात सुनो, स्टूडियो में स्टूडियो स्टूडियो, मैंने कहा बंदा ना हिले, पैर की किस की आवाज़ ना आए, इतना मैंने साइलेंट किया ना। तो उसको करने के बाद कैमरा लगा के मैंने कहा करते रहना, वो करते रहा अपना। वो अपने थोड़ा हुआ क्या, यहाँ पर आकर के मैंने क्या किया, जब साजिद ने उसको आवाज़ दी है ना, जैसे अपना बैरिस्टर साहब, कैरेक्टर कौन? हाँ बैरिस्टर साहब, अब वो बोल नहीं रहे थे, तो उसने ऐसे हाथ लगाया बैरिस्टर, तो उनका चश्मा नीचे गिरा ना, साजिद वहाँ पर जो रोया है ना वो मैंने कहा यार मेरे लिए बड़ा, मैंने कहा यार जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। और सितारा मेहरुनिसा में कमाल सीन। यार ज़हीर भाई, मैं साजिद हसन जो है, साजिद भाई इतना बड़ा एक्टर है कि उसको इस मुल्क में हार्डली कोई ज़हीर खान मिलता है जो डायरेक्ट कर सके, और वो बहुत कड़वे हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको उस कड़वाहट से निकाले। हाँ वो बहुत दुखी है दिल से। हाँ, मुझे पता है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मुझसे अक्सर लोग कहते थे कि आपने साजिद के साथ कैसे काम कर लिया। मैंने कहा क्या मतलब, कहना नहीं वो तो, मैंने कहा नहीं है, आप लोगों के साथ होगा। बिकॉज आप साजिद भाई के लिए बड़े थे। पता नहीं कि मेरे नहीं साथ थे, बड़े रिलेशन थी में। नहीं वो आप बड़े थे, उनको पता था कि आपका मकाम क्या है। हाँ ले वो उसमें ये आज भी मेरी वो ऐसी इज्जत है। ऐसे अनवर भाई से, साजिद से, सानिया से काम करवाने के लिए एक टेम्परामेंट, एक लेवल, वो मुझे बहुत मजा आया था उसके अंदर, है ना? हाँ। चले, दिस इज साजिद भाई, दिस इज हैट्स ऑफ टू यू। अगर आपको जिंदगी में दोबारा डायरेक्ट करने का मौका मिले, फॉर ऑल द वर्क दैट यू हैव डन, तो कौन सा एक सीन है जो दोबारा शूट करेंगे? कौन सा एक सीन है? इसलिए नहीं कि वो बेहतर हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि वो, उसमें क्या करूँगा मैं, अपना डेथ सीन रिकॉर्ड करूँगा। अल्लाह रहम करे। अब उधर हम नहीं जा रहे। आपके ख्याल में एक्टर ज्यादा जज्बाती होते हैं डायरेक्टर्स? डायरेक्टर जज्बाती नहीं होता, डायरेक्टर साइकाट्रिस्ट होता है। वेल सेड। समझना चाहिए, सेकंड, उसको होना चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ होता है। यस, वो साइकी को समझेगा ना तभी काम तो करवा हैंडलिंग सही वाह, करेगा, वाह, वरना नहीं करता। वाह 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 वाह। मेरे अंदर ये बात थी, मैं सामने बंदे को देख करके, अब मैं लतीफ़ कपाडिया है, यू नो, क्या अच्छा एक्टर था। लतीफ़ कपाडिया एक बात कहता था मुझसे कहता था यार तुम मुझको क्यों नहीं बताते हो। दूसरे लोग, मैंने क्या आपको नहीं बताता, कहने लगा आप तुम मुझको डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा तुम अजीब बात कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं करे। तो मैंने कहा जब अगर तुम गलत करोगे ना तो मैं बताऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा ना। वाह वाह वाह। तो कहले, मैंने कहा बात सुनो लतीफ़, मैं पता क्या करता हूँ, मैं जैसे सीन दे दिया, रिहर्सल हो रहा है, डायरेक्शन ये मैं देखता रहता हूँ कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सही नहीं है तो मैं कहता हूँ नहीं इसको ऐसे करें, वाह वाह इसको ऐसे ऐड करें, ये करें। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। एब्सोल्युटली अगर मैं आपको पहले से बताना शुरू करूँ तो ये टीचिंग है, करेक्ट। तो मैं टीचिंग नहीं करता, डायरेक्ट करता हूँ। वाह वाह ये फर्क है। वाह वाह वाह। अगर कैमरा बोल सकता तो सबसे पहले किसकी शिकायत करता? मेरी करता। इतने साल इंडस्ट्री में गुजारने के बाद आज भी कोई ऐसी बात जो आपको बच्चों की तरह हंसा देती हो, व्हेन यू लुक बैक? मैं बड़ी मुश्किल से हंसता हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं बहुत सीरियस।
मेरा हंसने वाले प्रोग्राम पे भी मुश्किल सर। अदनान सिद्दीकी से आज मैं आपके बारे में पूछ रहा था, मुझे कुछ शैतानियां बताओ। कहते यार हम तुम्हें क्या बताएं, हमारा तो उनसे रिश्ता जब हुआ उससे पहले हम उनको लतीफ़े सुना रहे थे। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। लेकिन देखिए मेरे साथ तो असल उसकी दोस्ती थी ना। हाँ, वो आज भी आपको ज़हीर भाई और हाँ, उनको आपा कहते हैं। हाँ, वो मैंने उनको कहा ना, मैंने मुझसे कहने लगा कि मैं आपको क्या कहूँ। मैंने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? कि ज़हीर साहब कहते हो। हाँ, बस यही कहा करो। हाँ। मैंने कहा मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हो सकता। अदनान बड़ा प्यार करने वाला तो मैंने कहा नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत प्यार, नो डाउट। पीपल डोंट अंडरस्टैंड हिम। वो सच्चा आदमी है, चूंकि दिल का लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ये हमारी सोसाइटी में ये बड़ी मुनाफकत नहीं कर सकता नहीं। हाँ, ये बड़ी अजीब व गरीब हमारी सोसाइटी में ऐसे ही है ना। है। हाँ, तो क्या करें। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपकी अगर आपकी जिंदगी पर फिल्म बनेगी तो आपका कैरेक्टर कौन करेगा? और लेकिन वो फिर आप जैसा डिसिप्लिन कहाँ से लाएगा? मुझे नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा। ये तो पैदा करे कोई। फवाद खान, फवाद खान। आई थिंक ही लुक्स वेरी मच लाइक फवाद खान, ये नियरेस्ट है ना। या अली जफर, अली जफर हैज योर लुक्स। अली जफर भी है और फवाद भी है। आई थिंक फवाद विल डू अ बेटर जॉब। फवाद ज्यादा बेहतर। हाँ, उसको कोई एडवाइस दे देंगे, अगर बेटा मेरा रोल करो तो ये ख्याल करना। ये पैकेज में चीजें साथ आएंगी। हाँ। तो भाभी से मिलने से पहले जब आप इतने मतलब लीथली हैंडसम, गुड लुकिंग, प्रिजनर ऑफ वॉर, डिसिप्लिन्ड, सिंगल हैं, अवेलेबल, तो कैसे बचाव करते थे? आपने कोई हिसार बांधा हुआ था अपने गिर्द? नहीं, हिसार तो नहीं बांधा हुआ था, लेकिन मैं अंदर एक चीज़ का बहुत पक्का था। ठीक है, मेरी बहुत दोस्तियाँ थी, बहुत ख़वातीन में मैं बहुत पॉपुलर था। मेरी बीवी को बड़ी शिकायत इस बात से होती थी कि आप दफ्तर से घर बहुत देर से आते हैं। और वो तो अभी शुक्र है मोबाइल का टाइम नहीं था। हाँ, नहीं था। देर से आते हैं और औरतों में ज़्यादा खुश रहते हैं। हाँ। तो मैं कहता था बात सुनो, क्यों नहीं खुश रहूँ, घर में भी तो 4 औरतें हैं, 3 बेटियां और एक तुम। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मैंने कहा इसलिए मैं खुश रहता। माशाल्लाह। तो मैं ख़वातीन में वैसे बहुत खुश रहता था। अगर ऊपर वाला सवाल पूछे ज़हीर खान ज़िंदगी में खुश रहे, ज़िंदगी से खुश हो, किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, क्या जवाब देंगे? बड़ा क़नाअत पसंद आदमी मैं। माशाल्लाह। और अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से बहुत कुछ दिया। माशाल्लाह। एनी रिग्रेट्स? नहीं, मेरा कोई रिग्रेट नहीं है। बस मेरा रिग्रेट एक ये है, वो मैं नहीं भूलता, मैं अपना घर, राजशाही वाला घर नहीं भूलता। कभी दोबारा जाना हुआ? नहीं, आफ्टर योर POW? उसके बाद नहीं गया, उसके बाद नहीं गया। हाँ, उसके बाद नहीं गया। जब यहाँ आया हूँ, वो मुझे बहुत पसंद था। हाउस ऑन द प्रेरी। मुझे तालाब बहुत अच्छे लगते थे, घाट पे नहाना। यहाँ स्विमिंग पूल है ना, वहाँ तालाबों में नहाते हैं ना। जो AI की इन्वेजन है, मोबाइल फोन, आपने यू आर द लकी जनरेशन जिन्होंने सेंचुरी बदलते हुए देखी। 2012 का वो देखा, फिर कोविड देखा, फिर मोबाइल फोन की इन्वेजन देखी हमारी जिंदगियों में। टेप रिकॉर्डर से लेके DVD, VCD, DVD और फिर मोबाइल फोन, अब जिंदगी हाथ पे आ गई है। बाजीचा इत्फाल है, दुनिया मेरे आगे। अटेंशन स्पैन खत्म हो गया, बच्चों के फोकस तबाह बर्बाद हो गए हैं। क्या फील होता है ज़हीर भाई? मैं वही तो कहता हूँ ना, मुझे ये जो कब शेर कहा था मिर्ज़ा गालिब ने, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो मैं जब ये आया ना ये रिमोट वगैरह, मैंने कहा देखें उसको इतने पहले से पता था कि ये तमाशा जो है ना होने वाला है। तो शायर ने कितना अजीम शायर था हुआ, उससे बड़ा शायर पैदा नहीं हुआ। उससे ज़िंदगी के बारे में बड़ी चीज़ें कही हैं, अल्लाह मियाँ से उसने बड़ी शिकायतें की हैं, सब कुछ की हैं, लेकिन उसको पता है कि मैं बख्शा जाऊँगा। वो इतना वैसा आदमी, मिर्ज़ा गालिब जैसा बहुत कम आपको जो मिलते हैं। आपने तो कभी अल्लाह मियाँ से कोई शिकायत नहीं, मैं अल्लाह मियाँ से सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ आपने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरी तो 3 बेटियाँ जो मैंने कभी नहीं शिकायत की। माशाल्लाह। मैं सिर्फ ये कहता था, मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरी 3 बेटियाँ इतनी प्यारी थी कि मतलब हमें से बड़ी क्या दुआ होती है सलमान कि मुझे आपके सामने बैठा हूँ, आप बैठे, हम लोगों को बेऐब पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को
हाँ, ग्रैंड तो चिल्ड्रन क्या रिग्रेट होगी? सेहत से बड़ी कोई जिंदगी चीज में नहीं है। नेमत नहीं है। तो अल्लाह से मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ। मैं तो कहता हूँ मुझे जब आऊँ तो हूरें जरा अच्छी दे दें बस। वो उसके लिए कंडीशन है कि घर से एनओसी लेके जानी होगी। और वो मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि हूँ 250 फुट की होगी, तो ये भी एक आपने सोच रहा। अच्छा, शेर व शायरी से शगफ है? नहीं, मैं शेर शायरी सुनने का मुझे शौक है। अगर ज़हीर भाई की जर्नी को अगर किसी एक शेर में बयान करना हो तो? एक शेर में बयान करना हो, अमरोहे वाले जो बुजुर्ग थे हमारे, रईस अमरोही साहब और उनकी फैमिली और जॉन एलिया साहब, उनसे था सलाम? हाँ, उनसे मेरी थी मुलाकात। मेरी रईस अमरोही से मुलाकात, भाई रईस जिनको कहा करते तकी भाई से भी थी, उनके जो भाई थे। जॉन एलिया से तो बहुत थी। जब मैं जॉन एलिया का लतीफ़ा सुनाऊँ मैं आपको, मैं वापस आया जब POW से, तो मेरी एक जगह मुलाकात होगी, तो वो अजीबोगरीब इंसान जॉन एलिया, जज्बाती, ऐसे दौड़ा हुआ आया और आकर के मुझे गले मिल गया। कहने भाई कैसे हो? ऐसे कहने अमरोहा ठीक तो है ना? वाह। तो मैंने कहा मैं अमरोहा से नहीं, मैं मेरठ जेल से वापस आया। तो बड़े हंसे वहाँ पर। तो मेरा कहना, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी थी। शेर व शायरी में मुशायरे वगैरह मैंने बहुत अटेंड किए हैं, अपना जोर साहब वगैरह मुशायरे रिकॉर्ड भी किए हैं, तो थी। लेकिन मुझे कभी खुद शेर कहने का मुझे नहीं। कोई बात नहीं, मैं आप मेरे बारे में कोई शेर कह दें। मैं नहीं, मुझे काश के मुझे हमारे तो हम तो वो पंजाबी वाले ही हैं, इमाम दी शेर व शायरी सब बुला दें, मार के मुक्का मुंह सुझा दें। मगर ज़हीर भाई, आपसे ये निशिस्त जो है ना, ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज मैंने जान के आपकी उस जर्नी को टच नहीं किया जो तकरीबन 3-4 दहाइयों पर मुकीद है। और आई वुड वांट, अब हम आगे जब आपको बुलाएंगे तो विल हैव टू गेदर, प्रॉब्ली है बुशरा आपा विद यू, और आई विल हैव अदनान विद यू, और समबडी, या बरोज भाई में भी, ताकि बिकॉज वो जो केमिस्ट्री होगी ना, मैं उसमें सवाल जवाब पूछने वाला नहीं हो सकता। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन। आई हैव द ऑनर एंड प्रिविलेज टू वर्क अंडर योर डायरेक्शन। ये अगर आप करें ना तो ये बड़ा अच्छा होगा और बड़ी अच्छी सर्विस होगी ये। जब भी मैंने काजिम भाई का इंटरव्यू किया, आपकी सोच है, इतना प्यार मिला, लोगों ने कहा यार खुदा के वास्ते ढूंढो। हाँ, तो मैं तो आई एम ऑनर्ड एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल, ये तो बहुत अच्छा लगेगा टू हैव यू हियर, बिकॉज आप लोगों का एक, आप सबसे शिकायत है कि आप लोगों ने अपना काम, पीटीवी ने पता नहीं डिजिटली आर्काइव किया कि नहीं किया, बिकॉज आपके किए हुए काम हिंदुस्तान में और दुनिया में पढ़ाने में इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताऊं, जो आपने भी बात की ना, मैं जब प्रोड्यूसर था, मैं प्रोग्राम्स मैनेजर बना, तो उस वक्त ये जो 2 इंच के टेप थे ना, ये इसकी बड़ी इसकी क्वालिटी जो टेप की थी, वो स्पूल बड़ा होता था, 90 मिनट, 60 मिनट्स और 15 मिनट्स के ये होते थे। तो ढेर लगा हुआ था ड्रामों का। अच्छा, ड्रामों के अलावा दूसरे जैसे इंटरव्यू के प्रोग्राम, मैं एक प्रोग्राम करता था, यादश बखैर। यादश बखैर। अच्छा, वो नईम बुखारी उसका एंकर था, याद है? अच्छा, लेजेंड। हाँ, तो जिन लोगों को मैं इंटरव्यू के लिए बुलाता था, देखिए प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मुझे उस बंदे को लाना जो था सबसे मुश्किल काम था। मैं जा कर के उससे मिलता था, उससे बात करके फिर प्रोग्राम को नईम बुखारी को बाद में मिलाता था, फिर एक बाकायदा रिहर्सल अरेंज करता था उसी की जगह पे, फिर स्टूडियो में ला करके वो प्रोग्राम करता था। भी उसके बगैर हो नहीं सकता। हाँ, इतना मज़ेदार वो प्रोग्राम था। मैं कहता था इसको आप ऐसा करें, इसको प्रिजर्व करें प्रोग्राम को। यूमैटिक से 2 इंच से शुरू हुआ, मैंने लिखना शुरू किया, हेडक्वार्टर को 2 इंच से ट्रांसफ़र करें यूमैटिक पे। यूमैटिक के बाद आगे आप जो फॉर्मेट मैंने कहा उस पर करें, तो मैंने कहा बचाएं प्रोग्रामों को। Absolutely. नहीं, बस दुनिया की बदनसीब कौमें होती हैं जहाँ हीरोज नहीं होते, बिकॉज हीरोज इंस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। हीरोज की जर्नीज होती हैं, वो जर्नीज की कवरेज होती है, वो लोगों को इंस्पायर करती हैं। बट कोई बात नहीं ज़हीर भाई, यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी फ्रॉम माई जॉनरा, यू आर इंस्पिरेशन फॉर एनी एंड एवरी पर्सन, लड़का लड़की इस मुल्क में जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो ज़हीर खान साहब का बनाए हुए प्रोजेक्ट्स देखें, पढ़ें, सीखें, लर्न करें, इफ दे वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ। थैंक यू सो मच, आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो ग्रेटफुल, एंड इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हमने वो वाला सेशन दोबारा कर। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़हीर भाई। आ जाए सर।